नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारे पास में हमारा आज का चैप्टर, नाम है उसका क्या, टिश्यू। आप सभी को पता ही है हमारे पास में क्लास 9 के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन लोगों के लिए चल रहा था क्या, दृष्टि बेच। और दृष्टि बेच में इससे पहले हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, मतलब क्या, जो जीवन की हमारी मौलिक इकाई कोशिका से संबंधित जितनी भी चीजें थी उन्हें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर वो सेशन नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा। और आज के इस सेशन के अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम होता है क्या, टिश्यू, या फिर हम बात कर रहे हैं ऊतक। तो ऊतक के बारे में हम क्या करेंगे, सारा की सारा कंप्लीट पूरा की पूरा जो चैप्टर है उसे इस सेशन के दौरान क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नेम आपके लिए है क्या, टिश्यू वाला। क्या पढ़ने वाले हैं सर इसके अंदर, वैसे तो हम इस चैप्टर को पूरा ही इस सेशन में क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर आता है क्या, टिश्यू के बारे में। पादप टिश्यू आते हैं, प्लांट टिश्यू इसके अंदर आते हैं, और क्या आता है हमारे पास में, एनिमल टिश्यू आते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली और स्टार्टिंग की जो हमारे पास में बात है वो आती है इस शब्द से जिसका नाम होता है क्या, टिश्यू, या फिर हम बात कर रहे हैं क्या, ऊतक। इसके लिए सबसे पहली और छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा बेटा दीवार को, जो दीवार होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, तो ईंट से मिलकर के बनी हुई एक संरचना होती है। बहुत सारी ईंट जब आपस में जुड़ जाती है तो एक बड़ा सा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, और उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, दीवार। उसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, दीवार। ठीक है, इसी तरह से मनुष्य या फिर कोई भी जीवधारी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर पाई जाती है क्या, कोशिकाएं। किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोई भी जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, कोशिकाओं का जब एक पूरा समूह बन जाता है, तो कोशिकाओं का ये जो समूह है इसी को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, टिश्यू। हमारे पास में उसका नाम हो जाता है ऊतक। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हुई जाती है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है, उसी समूह को हम नाम दे देते हैं क्या, टिश्यू। जिस तरह से कि एक ईंट आपस में जुड़ करके एक बड़ी सी संरचना को बनाती है जिसका नाम होता है क्या, दीवार। ठीक है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक बड़ी सी संरचना बनाती है, नाम हमने दिया है क्या, ऊतक। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, इसी का हमारे पास में नाम होता है क्या, टिश्यू। इतनी चीज आपको क्लियर हो। चलिए, तो सबसे पहली अगर मैं बात कहूं कि हमारा जो शरीर है बेटा वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोशिकाओं से। ये एक हमारे पास में क्या है, कोशिका। और इसी कोशिका का जब एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, कोशिकाओं का हमारे पास में क्या बन गया है, समूह बन गया है, ग्रुप बन गया है, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में आकर के क्या हो गई है, जुड़ गई हैं। तो इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं कि ये क्या बना है, ऊतक बना है। ठीक है, इसका नाम हमारे पास में हो गया है, ये क्या है बेटा, ऊतक। ठीक है, यदि सिंगल है तो सिंगल का हमारे पास में नाम हो चला है क्या, कोशिका। और यदि बहुत सारे एक साथ उपस्थित है, मतलब समूह में अगर उपस्थित है, तो हम उसका नाम रख देते हैं क्या बेटा, टिश्यू हमारे पास में रख दिया जाता है नाम। ठीक है, तो टिश्यू के बारे में पहली ही छोटी सी डेफिनेशन, ये क्या होता है, तो ये कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, कोशिकाओं का ये क्या देखने को मिला है, हमें समूह देखने को मिला है। तो कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है या ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्लियर कहानी आपको समझ में आ गई। अब बात यह है कि ये जो कोशिकाएं जो कि आपस में जुड़ रही हैं, ये कोशिकाएं बेटा आपस में जुड़ करके एक साथ क्या करती है, किसी काम को करती है। कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक साथ क्या कर रही है, किसी काम को कर रही है। सुनना जरा, इसकी डेफिनेशंस में हमें दो अलग अलग तरह की बातें देखने को मिलती है। पहली बात तो ये कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को, ठीक है, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट होता है बेटा, इसका काम होता है कि भोजन का क्या करे, पाचन करे। स्टमक, इसका काम होता है क्या, भोजन का पाचन करे। तो इस स्टमक के अंदर, इस आमाशय के अंदर, इस पेट के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि काम कर रही है क्या, पाचन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, पाचन का। तो पाचन का काम करने वाली ये जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कहां पर उपस्थित होगी, आमाशय में उपस्थित होगी। मतलब इनकी जगह क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो हमने वही बात की है कि एक निश्चित कार्य, यहां पर निश्चित कार्य क्या हो गया है, पाचन। निश्चित कार्य क्या हो गया है यहां पर, पाचन। तो जो पाचन का कार्य है उसको करने के लिए
कोशिकाओं का एक क्या है बेटा, समूह है। विशिष्ट कोशिकाओं का क्या है, समूह। तो निश्चित कार्य को निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का विशिष्ट समूह के द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। और कोशिकाओं का ये जो समूह है इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, ऊतक हमने नाम दे दिया। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे हाथ के अंदर उपस्थित है क्या, मांसपेशियां, पैरों के अंदर भी क्या उपस्थित है, मांसपेशियां। और पेशियां कुछ और नहीं, कोशिकाओं का क्या है, समूह है। मतलब क्या है, ये ऊतक है। इनका काम होता है कि शरीर को क्या देना, गति देना, शरीर को गति देने का काम होता है। आपके शरीर के अंदर जो रक्त है वो भी एक तरह का क्या होता है, टिश्यू होता है, ऊतक होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो रक्त है हमारा और हमारी जो पेशी है ये क्या है, एक तरह के हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए दूसरी चीज, प्लांट के अंदर बेटा कुछ नलियां होते हैं, कुछ पाइप होते हैं जो क्या काम करते हैं, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। उनका नाम होता है क्या, फ्लोएम। फ्लोएम भी क्या होता है, कोशिकाओं का समूह, और इसीलिए इसे हमने नाम दे दिया है क्या, ऊतक हमने नाम दे दिया। दूसरी हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आती है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान है और किसी काम को एक साथ संपन्न कर रही है। ठीक है, आकृति में एक जैसी है मतलब दिखने में एक जैसी है, सेम आकृति की है, और एक साथ किसी काम को अगर कर रही हैं तो इन कोशिकाओं के समूह को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, ऊतक इनका नाम हो जाता है। क्लियर, कहानी आपको समझ में आ गई। अब बात यह आती है कि हमारी धरती के ऊपर बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत सारे क्या है, एनिमल है। एक तो हो गए प्लांट और एक क्या हो गए, एनिमल, जंतु हो गए। प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट के अंदर भी कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब ऊतक होता है। एनिमल के अंदर भी कोशिकाओं का समूह मतलब क्या होता है, ऊतक होता है। लेकिन प्लांट में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट। एनिमल में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट। मतलब प्लांट हो या एनिमल, दोनों के अंदर टिश्यू तो है, ऊतक तो है, लेकिन दोनों के जो ऊतक है वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर प्लांट और एनिमल, पौधे और जंतु के अंदर जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। सीधी सी बात ये कि जो प्लांट है इनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है। प्लांट जो है उन्हें अपना जीवन यापन अलग तरह से करना है, एनिमल्स को अपना जीवन यापन अलग तरह से करना है। तो प्लांट में अपनी जिंदगी जीने के हिसाब से अलग तरह के टिश्यू होते हैं और एनिमल में उनकी अपनी जिंदगी जीने के लिए अलग तरह से क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्थिर होते हैं। मतलब इनके अंदर हमें कोई भी गति नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी गति इनके अंदर नहीं होती, कोई भी गति नहीं होती। ना तो ये अपनी जगह से हिलेंगे, ना तो कहीं इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, कहीं भी नहीं जाते। दूसरी कंडीशन, इन पौधों के शरीर की जो वृद्धि होती है ना, वो क्या होती है बेटा, निश्चित जगह पर होती है। ठीक है, पौधों के जो शरीर की वृद्धि होती है वो क्या होती है, निश्चित जगह पर ही वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ना तो पौधों के पास में कोई स्पेशल सा ऑर्गन होता है, अंग होता है, ना ही पौधों के पास में कोई और चीज देखने को मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि पौधों के पास में हार्ट है या फिर किडनी है, ना, इनके पास में कोई भी अंग या फिर अंग तंत्र देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो पौधे हैं इनके अंदर जो अंग और अंग तंत्र होता है वो अनुपस्थित, या फिर कहा कि बहुत ही क्या हो गया है बेटा, सरल हो गया है, बहुत ही क्या हो गया है, सरल। ठीक है, अब पौधों को ना तो गति करना है, ना ही उनके पूरे शरीर में एक जैसे वृद्धि हो रही है, और ना ही इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग अंग देखने को मिल रहे हैं। तो जब ज्यादा इनके पास में इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो इनके टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के नहीं है। ठीक है, इन्हें हमेशा एक जगह पर खड़े रहना है, और खड़े रहना है तो खड़े रहने के लिए भाई साहब इनके पास में क्या है, रखे रहने वाले क्या है, इनके पास में टिश्यू है, ऊतक है। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ रही है। इनके पास में इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग टिश्यू होते हैं। लेकिन एनिमल्स की बात करें, जंतु की बात करें, तो जंतु कैसे होते हैं बेटा, अस्थिर होते हैं।
अस्थिर होते हैं, मतलब ये इधर से उधर उछलते कूदते रहते हैं। ठीक है, खाना खाने के लिए इधर से उधर जाएंगे, भोजन के लिए जा रहे हैं तो अपने जीवन साथी की तलाश में ये इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब ये गति करते रहते हैं। कौन? हमारे जंतु। दूसरी चीज, इनके शरीर की जो वृद्धि होती है वो एक समान होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई सा हिस्सा ज्यादा बढ़ गया और कोई सा हिस्सा कम बढ़ गया। ऐसा कभी हुआ क्या कि एक हाथ ज्यादा बढ़ गया एक हाथ कम बढ़ गया? ना, पूरे शरीर के अंदर हर एक अंग का जो वृद्धि है, हर एक अंग की वृद्धि वो एक समान होती है, एक जैसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि क्या हो गई है? एक समान। और जंतुओं के अंदर अंग और अंग तंत्र की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बेटा? विशिष्ट होते हैं, मतलब बड़े ही अलग अलग तरह के इनके अंदर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, दोनों के अलग अलग जीवन जीने का तरीका, इसलिए इन दोनों के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर हमें अलग अलग तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। क्लियर? कहानी इतनी आपको समझ में आ गई? जैसे उदाहरण के तौर पर जो प्लांट होते हैं बेटा, ये बड़ी मात्रा में इनके पास में सहारा प्रदान करने वाले क्या होते हैं? ऊतक, जो कि किससे मिले हुए होते हैं? बने हुए होते हैं मरी हुई कोशिकाओं से, मतलब मृत कोशिकाओं से। प्लांट को एक जगह पर खड़े रहना है, आंधी तूफान में भी खड़े रहना है, और इस कारण इनके अंदर सहारा प्रदान करे जो इन्हें एक जगह पर खड़े रखे, इस तरह के ऊतक ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी कंडीशन, पौधों की जो वृद्धि होती है वो कुछ ही क्षेत्रों में क्या होती है? सीमित होती है। तो पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर, जिंदगी भर क्या होते रहते हैं? विभाजित होते हुए रहते हैं। कुछ हिस्से के ऊतक जिंदगी भर विभाजित होने का काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, जंतु की बात करें तो जंतु भोजन साथी हो गया या फिर आश्रय की खोज में क्या करते रहते हैं? घूमते हुए रहते हैं, और इन्हें अधिक ऊर्जा की भी जरूरत होती है। तो इसके जितने भी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? जीवित होते हैं। अधिकांश ऊतक जंतुओं के क्या देखने को मिलते हैं? जीवित। लेकिन जंतुओं में कोशिका की जो वृद्धि होती है वो अधिक एक रूप होती है। एक रूप का मतलब क्या? एक जैसी वृद्धि देखने को मिलती है। हर एक कोशिका की वृद्धि एक जैसी हमें देखने को मिलती है। इसके कारण जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती। कहने का मतलब ये कि जंतुओं के अंदर ऐसे कोई से अलग अलग जगह नहीं होती जिसमें कि कहीं पर विभाजित होने वाली कोशिकाएं देखने को मिल रही है और कहीं पर विभाजित ना होने वाली कोशिकाएं देखने को मिल रही। ऐसा देखने को जंतुओं में नहीं मिलता, लेकिन प्लांट्स में यह देखने को मिलता है। इनके अंदर कोई सी जगह ऐसी होती है जहां पर कि सेल्स, कोशिकाएं बार बार क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, मतलब विभाज्य क्षेत्र है। और कोई सी ऐसी जगह होती है जहां पर कि कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही, मतलब अविभाज्य क्षेत्र है। तो विभाज्य क्षेत्र और अविभाज्य क्षेत्र इनके अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन जंतुओं के अंदर हमें अलग अलग देखने को नहीं मिलते हैं। कहानी इतनी आपको क्लियर समझ में आ चली है? ठीक है, सबसे पहली ही हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके ऊपर? प्लांट टिश्यू के ऊपर, पादप ऊतक के ऊपर। ठीक है, पादप ऊतक और उसके जो प्रकार है अलग अलग, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए जरा जाइएगा। सबसे पहली कंडीशन बेटा कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट के जो ऊतक होते हैं, इनमें विभाजन क्षमता के आधार पर हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, जिसमें कि सबसे पहला वाला आता है क्या? वृद्धि, या फिर इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या? विभज्योतक। वृद्धि ऊतक, या फिर हमारे पास में नाम हो गया है क्या? विभज्योतक, इसका नाम हो गया। इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, विभज्योतक मतलब विभाजित होने वाला ऊतक। ये बार बार क्या होता है? विभाजित होता हुआ रहता है। दूसरा हमारे पास में प्रकार देखने को मिला है क्या? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हम किसे बोलेंगे? जो स्टेबल है। स्थायी का मतलब एक जैसा है, इसमें विभाजन देखने को नहीं मिल रहा है, उसे हम नाम दे देते हैं क्या बेटा? स्थायी ऊतक, हम उसका नाम रख देते हैं। तो दो तरह के हो गए, पहला तो है विभज्योतक जो कि हमेशा विभाजित होता हुआ रहता है, और दूसरा है हमारे पास में क्या? स्थायी ऊतक हमारे पास में होता है। ठीक है, अब मैंने नाम दिया क्या? विभज्य ऊतक या वृद्धि ऊतक। हमने क्या किया? उसका नाम रखा। किससे मिलकर के बना हुआ होगा? कोशिका से। तो जो वृद्धि ऊतक होता है या विभज्य ऊतक होता है, ये बना हुआ होता है बेटा क्या? कोशिकाओं से। और कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है वृद्धि कोशिका से।
कौन सी कोशिका से? वृद्धि कोशिका। वृद्धि कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं कौन? विभेद्योतक। ठीक है, तो वृद्धि कोशिका से मिलकर के बने हुए कौन से टिश्यू होते हैं? वृद्धि ऊतक होते हैं। इनके साथ में कंडीशन है, ये जो वृद्धि कोशिका है ना, ये बड़ी ही स्पेशल सेल है, बड़ी ही स्पेशल क्वालिटी की सेल है। क्या क्वालिटी है इसके अंदर? सुनना, बहुत सारी इसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है। पहली चीज तो इसके अंदर जो विभाजन है वो कंटिन्यूअसली चलता हुआ रहेगा। विभाजन जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली चलता हुआ रहेगा। मतलब कंटिन्यूअसली ये सेल टूटेगी, नई सेल बनाएगी, टूटेगी, नई सेल को बनाएगी। निरंतर इसके अंदर विभाजन देखने को मिल रहा है। दूसरी अगर मैं बात कहूं कि इन कोशिकाओं का जो व्यवहार होता है बड़ा ही विचित्र होता है, बहुत ही विचित्र, बहुत ही ज्यादा ये क्या होती है? क्रियाशील होती है, बहुत ही ज्यादा ये एक्टिव होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो भाई साहब निष्क्रिय होते हैं, मतलब ऐसे पड़े हुए रहते हैं, आलसी टाइप के। कुछ होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये उन्हीं तरह की है, उसी तरह की कोशिका, एकदम हमेशा एक्टिव, हमेशा एकदम एनर्जेटिक रहने वाली ये कोशिका होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है जरा ध्यान से सुनना। इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है बेटा, इस वृद्धि कोशिका की हम बात कर रहे हैं, इस वृद्धि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है यह बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो क्या होता है? अधिक देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन, इसके पास में रसधानी क्या होती है? अनुपस्थित। रसधानी आपको याद आ जाना चाहिए, एक चैप्टर मैंने इससे पहले वाला जो पढ़ाया था उसमें कहा था कि रसधानी का काम होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। तो इन कोशिकाओं के पास में रसधानी क्या होती है? अनुपस्थित। इन कोशिकाओं को पसंद नहीं है, मोटा होना इनको पसंद नहीं है, ये अपने अंदर भोज्य पदार्थ को स्टोर करके नहीं रखती, इसलिए इनके पास में रसधानी क्या होती है बेटा? अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? पतली, और इनका जो केंद्रक होता है ना वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, मतलब क्या हो गया है? स्पष्ट दिखाई देता है। केंद्रक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है, ऐसी बहुत सारी जब कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है, बहुत सारी वृद्धि कोशिकाएं आपस में क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो इन बहुत सारी वृद्धि कोशिकाओं के आपस में जुड़ने की वजह से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। और वृद्धि कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से कौन सा ऊतक बनेगा? तो वृद्धि ऊतक बनता है। ठीक है, कौन सा ऊतक बना? वृद्धि ऊतक, या फिर इसी को मैंने नाम दे दिया है क्या बेटा? विभेद्योतक। इसी का हमारे पास में नाम हो गया है क्या? विभेद्योतक। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंग्लिश में नाम हो गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमारे पास में इसका नाम हो गया। ठीक है, बहुत सारी वृद्धि कोशिकाएं जब आपस में क्या हो रही है? मिल रही है। बहुत सारी वृद्धि कोशिकाएं आपस में मिल रही है, तो हमारे पास में एक समूह बना जिसका नाम रख दिया है क्या? वृद्धि ऊतक या विभेद्योतक। ठीक है, क्या होता है ये? तो ये वृद्धि कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, वृद्धि कोशिका का हमें क्या देखने को मिला है? समूह देखने को मिल रहा है। हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनना, ये जो पूरे वृद्धि टिश्यू होते हैं, वृद्धि ऊतक या विभेद्योतक होते हैं, ये प्लांट के अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और प्लांट के अंदर ये वृद्धि ऊतक या विभेद्योतक जो होते हैं बेटा, वो हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं? अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ जो विभेद्योतक, ये क्या बना रहे हैं सर जी? भूत बना रहे हैं क्या? ना, सुनना, ये क्या है? एक छोटा सा प्लांट है। ये इसके आइट साइड में क्या निकली हुई है? आइट साइड में निकली हुई है पत्तियां। ये आइट साइड में ये क्या निकली हुई है? पत्तियां। देखना, सुनना मेरी बात, ये एक प्लांट समझ लो। ठीक है, इस प्लांट के अंदर बेटा जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, सबसे ऊपर वाला, ये एकदम ये वाला हिस्सा, एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन वाला। कौन सा वाला? टॉप मोस्ट पोजीशन वाला, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इस सबसे ऊपर वाले हिस्से के पास में यहां पर क्या है? कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का क्या देखने को मिल रहा है? समूह हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां इसके अंदर क्या है? जड़ें हैं। यहां आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल रही है? जड़ें यहां पे देखने को मिल रही है इस प्लांट के अंदर। और इस प्लांट की जो जड़ है, इस प्लांट की जो अलग अलग जड़ हैं, इस जड़ के जो ऊपरी हिस्सा है, इस जड़ के जो ऊपरी हिस्सा है, ये जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो तना, ये तो क्या था? ये तने के सबसे ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं। और जड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है सर, ये तो सबसे नीचे हो गया। अरे ना,
ये सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला जो है, इसी को हम बोल रहे हैं कि एकदम आखिरी वाला जो हिस्सा है, सबसे आखिरी वाला, ठीक है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। तो हुआ ये बेटा जी कि तने के एकदम शीर्ष भाग पर, एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पर, शीर्ष वाले भाग पर कोशिकाओं का समूह देखने को मिला। और यहां पर कौन सी कोशिकाएं थी? वृद्धि कोशिकाएं थी। इसलिए हम बोल देते हैं कि यहां पर कौन सा ऊतक देखने को मिल रहा है? वृद्धि ऊतक। और यहां पर उपस्थित ये जो वृद्धि ऊतक है, इसका नाम हो जाता है क्या? शीर्षस्थ विभेद्योतक। इसका नाम हो जाता है शीर्षस्थ विभेद्योतक, हमारे पास में नाम हो जाता है। ठीक है, कहां पर देखने को मिल रहा है? ये कहां पर उपस्थित होता है? आपसे पूछा जाएगा कि शीर्षस्थ विभेद्योतक कहां होता है, तो तने के अग्र भाग में। ठीक है, तने के भाग, अग्र भाग में, तने और किसकी बात कर रहे हैं हम? जड़। तने और किसकी बात कर रहे हैं हम? जड़ के अग्र भाग में हमें देखने को मिलता है क्या? शीर्षस्थ विभेद्योतक देखने को मिलता है। क्लियर कहानी? इसका काम क्या होता है? शीर्षस्थ विभेद्योतक का काम होता है कि पौधे को एकदम सीधे 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 एकदम लंबाई में क्या करेगा? बढ़ाएगा, लंबाई में वृद्धि करवाना। जो पौधे की लंबाई बढ़ रही है बेटा, वो किसके कारण बढ़ रही है? इसी शीर्षस्थ विभेद्योतक के कारण बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका काम हो गया लंबाई में ये क्या करवा देता है बेटा? वृद्धि करवाना, ये इसका काम हो गया। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करवाना, ये पहली कंडीशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे होते हैं, कुछ वृद्धि ऊतक, कुछ विभेद्योतक ऐसे होते हैं जो कि बेटा इन पौधे के एकदम जस्ट किनारे वाले साइड में, ठीक है, प्लांट के एकदम जस्ट किनारे वाले साइड में, यहां पर इस तरह से ये उपस्थित है। ठीक है, एकदम किनारे किनारे साइड में ये उपस्थित है। किनारा जो शब्द है ना, किनारा जो शब्द है, किनारा वाला शब्द, इसका नाम हिंदी में हम किनारे को बोल देते हैं क्या? पार्श्व बोल देते हैं। ठीक है, आइट साइड वाला जो हिस्सा है, आइट साइड वाला हिस्सा, इसको नाम दिया मैंने क्या? पार्श्व। ठीक है, तो कुछ ऊतक या फिर कुछ कोशिकाओं का समूह एकदम आइट साइड वाले हिस्से में होता है, पार्श्व वाले हिस्से में होता है। तो जो पार्श्व हिस्से में होगा उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या? पार्श्व विभेद्योतक। उसका नाम हो जाता है पार्श्व विभेद्योतक, नाम हमारे पास में देखने को मिलता है। ठीक है, पार्श्व विभेद्योतक। पार्श्व विभेद्योतक हमें इस पौधे के आइट साइड वाला मतलब कि जो परिधि वाला भाग होता है, एकदम किनारे वाला जो भाग होता है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां पर देखने को मिलते हैं? ये परिधीय भाग में। कहां पर देखने को मिल रहे हैं? ये परिधीय भाग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि इस विभेद्योतक का काम क्या होता है? ये विभाजित होता है और पौधे को एकदम ऐसे मोटाई में क्या करवाता है? ये वृद्धि करवाता है। मोटाई में, किसमें? मोटाई में। लंबाई में वृद्धि कराने वाला कौन सा था? शीर्षस्थ। मोटाई में वृद्धि कराने वाला कौन सा हो गया हमारे पास में? पार्श्व विभेद्योतक। ठीक है, तो इसका काम होता है क्या करवाना? मोटाई में ये क्या करवा रहा है बेटा? वृद्धि करवाता है। ठीक है, मोटाई में वृद्धि करवाना, ये इसका हमारे पास में काम देखने को मिला। ठीक है, तो दो अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिले। पहला तो हमारे पास में है क्या? शीर्षस्थ विभेद्योतक। दूसरा आपको देखने को मिला है क्या? पार्श्व विभेद्योतक हमारे पास में देखने को मिला। इस पार्श्व विभेद्योतक को हम एक नाम और दे देते हैं, इसका नाम हो जाता है क्या? एधा, या फिर कहीं कहीं पर ये कैम्बियम, इंग्लिश नाम है, कैम्बियम भी इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? एपाइकल मेरिस्टेम या फिर शीर्षस्थ विभेद्योतक हमारे पास में इसका नाम देखने को मिलता है। क्लियर? कहानी इतनी आपको समझ में आ चलिए तीसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि कुछ प्लांट में इनकी जो पर्व संधियां होती है, कुछ प्लांट में इनकी जो पर्व संधियां होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? पर्व संधियों की। ठीक है, पर्व संधि क्या होती है? सर हमें नहीं पता पर्व संधि क्या होती है। अरे बेटा जी, आपने गन्ना देखा होगा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? गन्ने की हम बात कर रहे हैं। आपने गन्ना देखा है? नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक गन्ना है। ठीक है, गन्ना है। यहां पर आप देखोगे कि गन्ने के अंदर ये एक हिस्सा और एक ये हिस्सा, एकदम ये वाला जो हिस्सा, ये जो ज्वाइंट वाला हिस्सा होता है, बीज वाले हिस्से को तो हम क्या करते हैं? खाते हैं। ये क्या है? इसका ज्वाइंट वाला हिस्सा। तो ये जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? ये क्या है हमारे पास में? पर्व संधि है। इसका नाम हो गया है, ये क्या है? ये पर्व संधि है। ठीक है, पर्व संधि। तो बहुत सारे पौधों में बेटा, उनकी जो पर्व संधि होती है, ठीक है, उनकी जो पर्व संधि होती है, पर्व संधि के पास में कुछ क्या देखने को मिलती है? कोशिकाओं का समूह। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये भी वृद्धि कोशिकाएं ही होती हैं।
वृद्धि कोशिकाएं ही होती है। और ये जो वृद्धि कोशिकाएं हैं, इनका ये जो समूह आपको देखने को मिल रहा है, इस समूह को हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का विभेद द्योतक है। लेकिन ये सबसे ऊपर वाले भाग में नहीं है, आइट साइड वाले भाग में नहीं है, कहां पर उपस्थित है, बीच में। बीच में कहां, पर्व संधियों के पास में ये उपस्थित है। और जब पर्व संधियों के पास में ये उपस्थित हमें दिखता है तो इसका नाम हम रख देते हैं बेटा क्या, अंतर्विष्ट। इसका नाम हो जाता है क्या, अंतर्विष्ट विभेद द्योतक इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अंतर्विष्ट विभेद द्योतक हमारे पास में इसका नाम देखने को मिलता है। कहां उपस्थित होता है, आपसे पूछा जाएगा अंतर्विष्ट विभेद द्योतक कहां होता है, तो पर्व संधियों के पास में होता है। किसके पास में, पर्व संधियों के पास में होता है। ठीक है, पर्व संधियों के पास में। सबके अंदर होता है क्या, हर प्लांट में ना, हर प्लांट में देखने को मिलेगा क्या, ऐसा फिक्स नहीं है। ये कुछ स्पेशल प्लांट में होता है, जैसे कि गन्ने में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। गन्ने में ये क्या देखने को मिलता है, उपस्थित देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों शीर्षस्थ और पार्श्व विभेद द्योतक हर एक प्लांट के अंदर उपस्थित होता है, लेकिन इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट विभेद द्योतक हर प्लांट के ऊपर उपस्थित देखने को नहीं मिलता, कुछ स्पेशल प्लांट में होता है। और जिन भी प्लांट्स में, जिन भी पौधों में अंतर्विष्ट विभेद द्योतक होगा, यदि उन प्लांट्स का आप ऊपर वाला हिस्सा कट कर दो, ऊपर वाला हिस्सा क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा कट कर दो, तो भी वो प्लांट लंबाई में क्या होगा बेटा, बढ़ता हुआ रहेगा। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, यदि आपने उनका ऊपर वाला हिस्सा, शीर्ष वाला हिस्सा कट कर दिया तो फिर वो लंबाई में थोड़ा धीमे बढ़ते हैं या फिर मुश्किल से बढ़ते हैं। लेकिन जो गन्ना है, इसकी अगर हम बात करें, इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर आपने कट भी कर दिया तो भी ये कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, तो वृद्धि ऊतक की हम बात कर रहे हैं। वृद्धि ऊतक हमने कितने प्रकार के देख लिए, 3 प्रकार के देख लिए। पहला तो हमारे पास में आ गया है क्या, शीर्षस्थ आ गया है, शीर्षस्थ विभेद द्योतक हमारे पास में देखने को मिला। दूसरी कंडीशन हमारे पास में आ गई है क्या, अंतर्विष्ट वाली कंडीशन आ गई है, अंतर्विष्ट हमारा विभेद द्योतक हो गया। और तीसरी अगर मैं कंडीशन की बात करूं, तीसरा अगर मैं प्रकार की बात करूं, तो ये हमारे पास में देखने को मिलती है कौन सा, पार्श्व विभेद द्योतक। इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या, पार्श्व विभेद द्योतक हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है बेटा जी, तो ये 3 तरह के हमारे पास में क्या हुए, विभेद द्योतक हुए। यही सारी बात मैंने आपको यहां पे बता रखी है। पहली चीज तो मैंने कहा, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है वो निश्चित क्षेत्रों में होती है, हर जगह वृद्धि नहीं होती। यह वृद्धि उन क्षेत्रों में विशेष प्रकार के विभाजित होने वाले ऊतक के कारण होती है, और इन ऊतक को हम नाम दे देते हैं क्या, विभेद द्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनका नाम होता है। विभेद द्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, मैंने आपको बता दिया है। इनके पास में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य और पतली कोशिका भित्ति और क्या देखने को मिलता है, स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। यही चीज मैंने आपको यहां पे बता रखी है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बता रखी है। विभेद द्योतक के पास राजधानी नहीं होती, क्योंकि राजधानी का मुख्य काम होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना और कोशिका को क्या करना, दृढ़ बनाना। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि विभेद द्योतक कोशिका को मोटा होना पसंद नहीं है, इसलिए उसके अंदर राजधानी उपस्थित नहीं होती। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। विभेद द्योतक बहुत अधिक सक्रिय ऊतक होता है, इसमें भोज्य पदार्थों के संग्रहण की जरूरत नहीं होती। इसके साथ में उच्च विभाजन क्षमता इसके अंदर देखने को मिलती है, और कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा, पतली देखने को मिलती है। ठीक है, विभेद द्योतक द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभेद द्योतक की तरह काम करती है। ठीक है, किसकी तरह काम करती है, विभेद द्योतक की तरह ये काम करती है आगे चलकर। लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, इनके गुणों में क्या होने लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि विभेद द्योतक को उपस्थिति वाले क्षेत्र के हिसाब से, कहां पर उपस्थित है और कहां पर नहीं है, इस हिसाब से हम 3 भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला तो आता है शीर्षस्थ विभेद द्योतक। ऐसे विभेद द्योतक जो कि प्ररोह के अग्रभाग, जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में होता है। ठीक है, जड़ एवं तनों की लंबाई में वृद्धि कराने में यह क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा बताया मैंने पार्श्व विभेद द्योतक, इसी को एधा या कैम्बियम विभेद द्योतक भी हम बोलते हैं। पार्श्व विभेद द्योतक तने और मूल की परिधि में होते हैं और वृद्धि करवाने में क्या करते हैं, ये सहायता। कौन सी वृद्धि, मोटाई में ये बढ़ाने का काम करते हैं। अंतर्विष्ट विभेद द्योतक, यह ऊतक कुछ पौधों में
पर्व संधियों के पास में पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि कुछ पौधों में ही होंगे और कुछ पौधों में कहां पर देखने को मिलते हैं, पर्व संधियों के पास में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर, कहानी आपको इतनी समझ में आ गई। एक छोटा सा हमारे पास में बेटा जी एक्सपेरिमेंट है, आपको देखने को मिल रहे होंगे यहां पर दो अलग अलग ग्लास है और दोनों ग्लास के अंदर बेटा हमने क्या रख रखा है, प्याज को रख रखा है। ठीक है, प्याज को रख रखा है। ये एक ग्लास है हमारे पास में ए वाला और एक ग्लास है हमारे पास में क्या बी वाला, हमें देखने को मिल रहा है। इनके नीचे यहां पे हमने क्या रखा, प्याज को रखा। ये जो प्याज है इसके नीचे की तरफ आप देखते हैं कि क्या होती है, जड़ें होती है, जड़ें। ठीक है, जड़ें। तो दोनों के अंदर क्या उपस्थित है बेटा, जड़ें उपस्थित है। हुआ ये कि मैंने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक प्याज की जड़ों को क्या कर दिया, मैंने काट दिया। जड़ों को क्या कर दिया, मैंने काट दिया। कितना काट दिया, 1 सेंटीमीटर मैंने कट कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। किसकी जड़ को काट दिया मैंने, इस ए वाले की जड़ को मैंने 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, बी वाले की जड़ को मैंने कट नहीं किया। तो आपको कुछ समय के पश्चात क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े समय के बाद इस बी वाले की जो जड़ें हैं ना वो अच्छी खासी बड़ी हो गई है। बी वाले की जो जड़ें हैं वो अच्छी खासी बड़ी हो गई, लेकिन ए वाले की जो जड़ें हैं वो जितनी थी उतनी ही रह गई, जितनी थी उतनी ही हमें देखने को मिल गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जब जड़ को कट किया तो आपने जड़ के ऊपर उसके अग्रभाग में जो विभेदयोतक था उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। विभेदयोतक क्या हो गया, कट हो गया। विभेदयोतक यदि कट हो गया तो अब ये आगे वृद्धि नहीं कर पाएगी, इसलिए यहां पर इसकी जड़ की लंबाई में वृद्धि देखने को नहीं मिलती और बी वाले की जड़ की लंबाई में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। दूसरा, हमारे द्वारा जड़ को कट कर देने के बाद भी क्या यह वृद्धि करती है। जार 2 में रखी जड़ को कट करने पर वृद्धि नहीं करती है, क्यों। ठीक है, मैंने आपको ए वाले के हिसाब से बताया। आप ऐसा मान लो कि जार जो 2 है, जो सेकंड बी वाला है, इसमें हमने क्या कर दिया, जड़ को काट दिया, बी वाले को काट दिया। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ए वाला या फिर मैंने कहा ये बी वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने नंबर दे दिया है क्या, इसको नंबर दे दिया मैंने 2 और इसको नंबर दे दिया मैंने 1। इसकी जड़ को अगर हमने काट दिया तो ये वृद्धि नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका जो विभेदयोतक है उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। विभेदयोतक को क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो इस चीज का आपको जवाब मिल गया है। ठीक है, कहानी इतनी आपको समझ में आ गई है। हमारे द्वारा जड़ को कट कर देने के बाद में भी क्या यह वृद्धि करती है, नहीं करती है, क्योंकि उसका विभेदयोतक क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे की तरफ हम चलें, आगे की तरफ हम चढ़े, आगे की तरफ हम बढ़े, आगे की तरफ हमारी बातें करें। चलो तो फिर आगे की तरफ हमारी बातों में पहला तो हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया हमने, स्थायी ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरी हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, सॉरी पहली हमने बात की किसके बारे में, वृद्धि ऊतक के बारे में, विभेदयोतक के बारे में। ठीक है, दूसरा हमारे पास में टिश्यू आता है, उसका नाम होता है क्या, स्थायी ऊतक। क्या नाम हुआ, स्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जो कि वृद्धि नहीं करते हैं, बार बार विभाजित नहीं होते हैं, इन ऊतकों को हम नाम दे देते हैं क्या, स्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जो कि वृद्धि नहीं करते हैं, बार बार विभाजित नहीं होते, इन ऊतकों का नाम हमारे पास में देखने को मिलता है क्या, स्थायी ऊतक हमारे पास में इनका नाम हो जाता है। ठीक है, ये विभाजित नहीं होते। वृद्धि ऊतक क्या हो रहे थे, विभाजित हो रहे थे। जो स्थायी ऊतक होते हैं बेटा, ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास में सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक की अगर हम बात करें तो ये एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक ही प्रकार की इनके अंदर क्या देखने को मिलती है बेटा, कोशिकाएं। ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिकाएं इनके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। उदाहरण के तौर पे सर जी कैसे, उदाहरण के तौर पे जरा सुनना। मैंने कहा कि यदि उनकी कोशिकाएं इस तरह से है, गोलाकार वाली है, तो सारी की सारी कोशिकाएं आपको सेम इसी तरह से देखने को मिलेगी। सारी कोशिकाएं ऐसी देखने को मिलेगी। मैंने कहा कि अगर कोई कोशिका कुछ इस तरह के आकार की हो गई है, बेंजीन वाले आकार की हो गई है, ठीक है, इस तरह का इसने आकार ले लिया है, इस तरह का क्या हो गया है, आकार ले लिया। यदि इस तरह का इसने आकार है कोशिका का, तो जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनका आकार यही सेम आकार रहेगा। उसके आकार में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो
जो स्थायी ऊतक होते हैं इसमें हमने दो अलग अलग प्रकार पढ़ लिए। पहला तो हमारे पास में क्या है, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक का मतलब क्या, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हमें देखने को मिलती है, एक जैसी सेम प्रकार की डिक्टो कॉपी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इन्होंने गोलाकार शेप लिया है तो गोलाकार, यदि इस तरह का शेप लिया है तो ये इस तरह से देखने को मिलेगी। अगर इन्होंने इस तरह का स्क्वायर वाला शेप ले लिया तो ये हमेशा इसी तरह से देखने को मिलेगी। मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी कोशिकाएं एक जैसी दिख रही है, कोई भी कोशिका अलग प्रकार की देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी कोशिका अलग प्रकार की देखने को नहीं मिल रही है। जब सारी कोशिकाएं एक जैसी हो, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ हो, तो उसका नाम हो जाता है क्या, सरल स्थायी ऊतक। नाम हो गया सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं इनके तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, तीन अलग अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला इसका हमारे पास में उदाहरण आता है क्या, मृदूतक, या फिर इसी को नाम दे देते हैं क्या, पैरेनकाइमा। मृदूतक या फिर हमारे पास में इसी का नाम हो जाता है क्या, पैरेनकाइमा, हमारे पास में इसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी अगर कंडीशन कहें तो हमारे पास में हो गया है क्या बेटा, स्थूल कोनोतक। ठीक है, एक हो गया है क्या, स्थूल कोनोतक। ठीक है, और एक हमारे पास में होता है क्या, दृढ़ ऊतक या फिर दृढ़ोतक हमारे पास में हो गया। तो सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के हुए, तीन प्रकार के। पहला तो है हमारे पास में मृदूतक, इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, पैरेनकाइमा। दूसरा है हमारे पास में स्थूल कोनोतक या फिर इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, कोलेनकाइमा। इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या, कोलेनकाइमा, इंग्लिश में इसका नाम हो गया कोलेनकाइमा। और जो थर्ड है, जो तीसरी हमारे पास में कंडीशन देखने को मिली है वो है हमारे पास में क्या, दृढ़ ऊतक की। इसी को दृढ़ोतक इसका नाम दे दिया, या फिर हम बोल देते हैं क्या, स्क्लेरेन, स्केलेरेन। ठीक है, स्केलेरेन काइमा हमारे पास में इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास में क्या हो गए, टिश्यू हो गए। सरल स्थायी ऊतक के तीन अलग अलग प्रकार हो गए। अगली बात करूं मैं, जटिल ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। बेटा जटिल स्थायी ऊतक के साथ में कंडीशन है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो हम उसका नाम रख देते हैं, क्या है वो, जटिल स्थायी ऊतक होता है। उदाहरण के तौर पर जटिल स्थायी ऊतक आपको दो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे पास में नाम हो जाता है जाइलम और दूसरा हमारे पास में नाम हो जाता है बेटा क्या, फ्लोएम। ये दो अलग अलग हमारे पास में टिश्यू होते हैं जिनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम। किसमें आते हैं ये, जटिल स्थायी ऊतक में। इनके अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, एक जैसी देखने को मिलेगी क्या, ना, एक जैसी देखने को नहीं मिल रही है, अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हमारे पास में मैंने फ्लोएम का डायग्राम बनाया। ये किसका डायग्राम बनाया, फ्लोएम का। ये देखने को मिल रहा है, एक कोशिका तो आपको ये देखने को मिल गई, चालनी नली का हमारे पास में देखने को मिल गई। ठीक है, यहां पर एक और कोशिका इससे जुड़ी हुई होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, साथी कोशिका। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब अलग अलग दिखने वाली होंगी, इसलिए इनका नाम क्या होता है, जटिल स्थायी ऊतक होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले वाले का नाम होता है क्या, जाइलम, और दूसरे वाले का नाम होता है हमारे पास में क्या, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दो अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए तो पहली बात हमने की किसके बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। कितने प्रकार के हो गए स्थायी ऊतक, दो प्रकार के हो गए। एक तो है क्या, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा हमारे पास में हो गया है क्या, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक हमने किसे कहा है, किसका नाम रखा है हमने, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक का मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतक को साधारण या सरल ऊतक कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ में कंडीशन की ये तीन प्रकार के हो गए, सरल या फिर स्थायी ऊतक। पहला तो क्या है, पैरेनकाइमा, दूसरा है क्या, कोलेनकाइमा, और तीसरा है हमारे पास में क्या, स्क्लेरेनकाइमा। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने आपसे कहा कि पौधों के अंदर कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो कि
एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर के काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर जाइलम और फ्लोएम ये किसके उदाहरण होते हैं बेटा? जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हुआ ये बेटा कि ये जो जटिल स्थायी ऊतक है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के साथ में कंडीशन ये कि इनका काम होता है कि प्लांट्स के अंदर ये क्या करती है? परिवहन करती है। उदाहरण के तौर पर पौधों को चाहिए क्या? पानी। वो पानी जमीन से मिलता है, जमीन से पानी को लिया और पहुंचाना है कहां पर? पत्तियों के पास में। तो पानी को जमीन से लेकर के पत्ती के पास में पहुंचाने के लिए पाइप चाहिए, पाइप, नली। और वो काम कौन करता है? वो नली कौन होती है? वो होती है हमारे पास में जाइलम। ठीक है, जाइलम। इसका काम होता है क्या करना? पानी को जड़ों से कहां पहुंचाना? ऊपर की तरफ पहुंचाना। ये इसका काम होता है जाइलम का। ठीक है, पत्तियों के अंदर बनता है क्या? खाना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उस खाने को कहां लेकर के आना है? जड़ों के पास में। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है फ्लोएम के द्वारा ये काम को किया जाता है। तो जाइलम का काम हो गया कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाए, फ्लोएम का काम है कि भोजन को ऊपर से कहां लेकर के आए? नीचे लेकर के आए। दोनों का काम इधर से उधर पदार्थों को लेकर के जाना। ठीक है, पदार्थों को इधर से उधर लेकर के जाना इनका काम होता है। मतलब ये क्या काम कर रहे हैं? ये संवहन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? संवहन। ठीक है, संवहन। इसलिए बेटा जाइलम और फ्लोएम को हम नाम दे देते हैं क्या? संवहन ऊतक। ठीक है, संवहन ऊतक। कहानी इतनी समझ में आ रही है? जाइलम और फ्लोएम ये दोनों की दोनों क्या होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गए हैं? संवहन ऊतक। यही बात मैंने आपको यहां लिख रखी है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। और बहुत सारे अलग अलग संवहन ऊतक, मतलब बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलकर के बेटा क्या बना देते हैं? संवहन बंडल। मतलब जाइलम और फ्लोएम बहुत सारे जब आपस में जुड़ गए, इनका एक बंडल जैसा पूरा की पूरा बन गया, तो हमने उसका नाम रख दिया है क्या? संवहन बंडल। ठीक है, तो संवहन ऊतक मिलकर के संवहन बंडल का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, कहानी आपको इतनी समझ में आ चलिए। क्लियर बातें इतनी समझ में आ गई। चलिए, संवहन ऊतक जो होते हैं बेटा ये जटिल पौधों की विशेषता होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह संवहन ऊतक उन्हें स्थलीय वातावरण में रहने के लायक बनाता है। बेटा होता क्या है कि जो भी प्लांट एकदम बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े आकृति के हैं और जमीन पर लग रहे हैं, उन्हीं के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? संवहन ऊतक देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम जो जमीन पे रहने वाले प्लांट होते हैं, जो स्थलीय पौधे होते हैं, उसी के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी पानी में भी पौधे लगे हुए होते हैं, पानी वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। आप जैसे पानी की टंकी ऊपर होती है, उसमें देखते हैं आप शैवाल को, नीचे कजी जमी हुई होती है, काई। उस कजी के साथ में कंडीशन ये कि पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है, तो पानी को कहीं और पहुंचाने की जरूरत नहीं है, जाइलम की जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर जाइलम नहीं होते। सिर्फ जमीन पर रहने वाले पौधे या फिर स्थलीय पौधों की हम बात करें, इनके अंदर क्या उपस्थित होता है? संवहन ऊतक, या फिर मैंने कहा जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर, कहानी समझ में आपको आ गई। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हम एक एक करके ये ऊतक की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। पहला हमारे पास में आ रहा है क्या? पेरेन्काइमा। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा, या फिर इसी को मैंने नाम दिया है क्या बेटा? मृद ऊतक। ठीक है, पेरेन्काइमा, या फिर हमारे पास में नाम आ गया है क्या? मृद ऊतक। ठीक है, पहला हमारे पास में टिश्यू है क्या? मृद ऊतक, या फिर इसी को हमने नाम दे दिया है क्या? पेरेन्काइमा। सुनते हुए जाइएगा जरा। पेरेन्काइमा के साथ में एक बड़ी ही अच्छी और खास बात यह है कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ तो है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ तो है, लेकिन इसकी कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती है। यह है इसकी कोशिका, किसकी? मृदूतक की। और मृदूतक की कोशिकाओं के बीच में बेटा बहुत सारी क्या देखने को मिलती है? खाली जगह। ये है एक कोशिका, ये है हमारे पास में दूसरी कोशिका, ये है तीसरी कोशिका, ये है चौथी, ये है पांचवी, और ये है क्या? छठवीं कोशिका। ठीक है, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है और मिलकर के क्या बना रही है? मृद ऊतक को बना रही है, पेरेन्काइमा को बना रही है। इन पेरेन्काइमा के बीच में बेटा, पेरेन्काइमा कोशिका के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है? खाली जगह, खाली जगह देखने को मिल रही है।
ठीक है, किसके बीच में? पेरेन्काइमा कोशिका, या फिर मैंने इसका नाम रख दिया है क्या? मृदुतक कोशिका। मृदुतक कोशिका के बीच में जो खाली जगह होती है उसका नाम हो जाता है क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश। ठीक है, नाम हो जाता है क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश इसका नाम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होगी तो उस खाली जगह को हम नाम दे देते हैं क्या? अंतर कोशिकीय अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस इनका नाम हो जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस उपस्थित होता है किसके बीच में? मृदुतक के बीच में। ठीक है, कंडीशन दूसरी, ये कोशिकाएं जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं इनके साथ में ये देखने को मिलता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलती है? पतली, बहुत ज्यादा पतली। तो मृदुतक कोशिका जो होता है बेटा, मृदुतक कोशिका, इसके साथ में कंडीशन ये कि पतली इसके पास में क्या है? कोशिका भित्ति उपस्थित है, बहुत ही ज्यादा पतली इसके पास में क्या देखने को मिल रही है? कोशिका भित्ति देखने को मिल रही है। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आपको आ चली है, इतनी बातें आपको सरल समझ में आ चली है। ठीक है, बात ये कि आखिर मृदुतक ऊतक ये जो है पौधों के अंदर क्यों पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? बेटा ध्यान रखना, पेरेन्काइमा शब्द जहां पर भी आ जाए, पेरेन्काइमा शब्द जहां पर भी आ जाए, पेरेन्काइमा शब्द या मृदुतक शब्द अगर कहीं पर आ जाए तो ध्यान रखना कि उसका काम होता है क्या? भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। उसका काम होता है क्या? भोज्य पदार्थ का ये क्या करेगा बेटा? संग्रहण। भोज्य पदार्थ का क्या कर दिया है इन्होंने? संग्रहण करने का काम करती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर ध्यान रखना, जहां भी पेरेन्काइमा या मृदुतक शब्द आया है उसका मतलब होगा वो भोज्य पदार्थ का क्या करेगा? संग्रहण करेगा। और यही कंडीशन होती है कि जो मृदुतक होते हैं या पेरेन्काइमा होते हैं इनका काम होता है ये भोज्य पदार्थ को अपने अंदर क्या करेंगे? स्टोर करके रखने का काम करेंगे, स्टोर करके रखने का ये काम करते हैं। पौधों के अंदर बहुत सारे अलग अलग टिश्यू होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, शीर्षस्थ विभेद्योतक होता है, अंतर्विशिष्ट विभेद्योतक होता है, पार्श्व विभेद्योतक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई सा ऊतक देखने को मिलेगा तो वो कौन सा होगा? यही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला ये क्या है बेटा? ऊतक है। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला ये क्या है? पादप ऊतक होता है, प्लांट टिश्यू होता है, सबसे ज्यादा ये उपस्थित देखने को मिलता है। क्लियर, कहानी समझ में आ गई? 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। पहला तो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, अंतरकोशिकीय अवकाश होगा, कोशिकाएं जो होंगी वो पतली होंगी, पतली कोशिका भित्ति वाली होगी, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करेगा और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये टिश्यू होगा, सबसे ज्यादा। इसके साथ में ये कंडीशन है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है बेटा? सरल। कोशिकाओं की हम बात करें, कोशिकाएं इसकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? सरल होती है, सिंपल होती है। और कैसी देखने को मिलती है हमें? जीवित। सरल होती है और कैसे हमें देखने को मिलती है? जीवित कोशिका देखने को मिलती है। ये कंडीशन इसके साथ में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए एक कंडीशन ये बनती है कि ये जो आपके मृदुतक होते हैं, ये जो मृदुतक होते हैं, इन मृदुतकों के साथ में कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इनके बीच में क्या उपस्थित हो जाता है? क्लोरोफिल उपस्थित हो जाता है। देखो, ये है मृदुतक, ये है मृदुतक की कोशिका, ये है क्या? मृदुतक की कोशिका, ये है क्या? मृदुतक की कोशिका। इसके अंदर सारी चीजें सेम एज इट इज है, बस एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा क्या हो गया? चेंज। इनके अंदर की तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है? अंदर की तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है। हरित लवक आपने नाम सुना होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इनके अंदर क्या है? उपस्थित है। यदि किसी मृदुतक के अंदर, यदि किसी मृदुतक के अंदर क्या उपस्थित हो? क्लोरोफिल उपस्थित हो। किसी मृदुतक के अंदर क्या उपस्थित हो? क्लोरोफिल उपस्थित हो। क्लोरोफिल अगर उपस्थित हो तो इस तरह का जो मृदुतक होगा इसका नाम बेटा हमारे पास में हो जाता है क्या? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा हमारे पास में इसका नाम हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा अलग था, ये कोलेनकाइमा था, ये कोलेनकाइमा अलग चीज है। ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं क्लोरेन्काइमा, या हिंदी में इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या? हरित ऊतक इसका हमारे पास में नाम होता है, हरित
ऊतक इसका नाम हो गया। क्या देखने को मिलता है इनकी कोशिकाओं में, यदि मृदूतक की कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित हो तो इस तरह का जो मृद ऊतक होगा उसका नाम हम रख देते हैं क्या, क्लोरेन काइमा हमारे पास में नाम हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा क्या, प्रकाश संश्लेषण करना। इसका काम होता है क्या करना, प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य इसका होता है। ठीक है, चलिए भाई, कभी कभी एक कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे मृदूतक होते हैं, कुछ ऐसे मृदूतक होते हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, एयर कैविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एयर कैविटी, मतलब वायु अवकाश होते हैं, खाली जगह, और उस खाली जगह में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। यदि कोई से मृदूतक ऐसे हैं जिनके अंतरकोशिकीय अवकाश में हमें खाली हवा भरी हुई वाली चीजें देखने को मिले, हवा भरी हुई वाली चीजें देखने को मिले। ठीक है, हवा भरी हुई वाली चीजें देखने को मिले, या फिर ऐसी जगह जहां पर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। तो ये जो हवा भरी हुई वाली जो जगह होती है ना, इसका नाम होता है क्या, वायु गुहिका। इसका नाम होता है क्या, वायु गुहिका, जिसके अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। इसका नाम हो गया है क्या, वायु गुहिका। यदि किसी मृदूतक की अंतरकोशिकीय अवकाश में हवा की क्या बैठी हुई है, गुहिका बैठी हुई है, हवा के गुब्बारे अगर भरे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस मृदूतक का नाम हो जाता है क्या, एरेनकाइमा। इसका नाम हो जाता है क्या, एरेनकाइमा इसका नाम हो जाता है, एरेनकाइमा इसका नाम हो जाता है। ठीक है, एरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इसका बड़ा ही स्पेशल सा काम होता है। ये एरेनकाइमा हमें देखने को मिलता है कहां पर, जलीय पौधों के अंदर। किसके अंदर उपस्थित होता है बेटा, ये देखने को मिलता है हमें जलीय पौधों में होता है। ठीक है, जलीय पौधों में देखने को मिलता है, और इसका काम होता है कि पौधों को क्या करवाना, फ्लॉट करवा देना, पौधों को तैराना। ठीक है, तैराना, या फिर पौधे को क्या कर देना, तैराना, या मैंने कहा ये क्या कर रहा है, पौधों को हल्का बनाना। ठीक है, हल्का बनाना। बेटा आपको पता है कि कोई पौधा पानी के अंदर रह रहा है, पानी के अंदर, जैसे कमल की हम बात करें, वो पानी के ऊपर क्या करता है, ऐसा तैरते हुए रहता है, फ्लोट करते हुए रहता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या उपस्थित है, एरेनकाइमा उपस्थित है। ये एरेनकाइमा के ऊतक में वायु गुहिका होती है, मतलब बीच बीच में एयर भरी हुई रहती है, और एयर भरी हुई होने की वजह से ये उसे पानी में तैरने में क्या करती है, सहायता देने का काम करती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, हमारे मृद ऊतक के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, पेरेन्काइमा के बारे में डिस्कस किया है। तो यही बात हमारे पास में आई मृद ऊतक के बारे में, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। पहली चीज तो मैंने आपको बताया, यह सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या होता है, सरल स्थायी ऊतक। पतली कोशिका भित्ति वाली होती है और सरल जीवित कोशिका का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश हम बोलते हैं। यह ऊतक प्रायः क्या करता है, भोजन का संग्रहण। यदि पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक। और इसके कारण ये क्या कर पाते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये पानी में आसानी से क्या होते हैं, तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पेरेन्काइमा को हम नाम दे देते हैं क्या, एरेनकाइमा इनका नाम हो जाता है। क्लियर, कहानी समझ में आपको आ चलिए। यही चित्र इसका यहां पे बुक में भी आपको दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखो कोशिकाएं और कोशिकाओं के बीच में क्या देखने को मिलेगी आपको, खाली जगह, मतलब हमारे पास में क्या हो गया है, अंतरकोशिकीय अवकाश इनके अंदर हमें देखने को मिल गया। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश देखने को मिल गया। क्लियर, चलिए भाई, तो पहला तो मृदूतक के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ लिया है, मृदूतक के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमारे पास में नाम आता है क्या, स्थूल कोणोतक। दूसरा हमारे पास में नाम आता है क्या, स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक हमारे पास में नाम आया है। ठीक है, स्थूल नहीं, स्थूल कोणोतक हमारे पास पे नाम आया। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, कोलेनकाइमा। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, कोलेनकाइमा इसका नाम हो जाता है। इसके बारे में जरा ध्यान से और गंभीरता से सुनते हुए जाना।
किसकी बात कर रहे हैं हम? स्थूल कोणों तक की हम बात कर रहे हैं। स्थूल कोणों तक के साथ में एक कंडीशन देखो, इसकी कोशिकाएं आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या है, कोशिकाएं। इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रही है, इनकी कोशिकाएं। देखना, इसकी कोशिकाएं हैं ये स्थूल कोणों तक की कोशिकाएं, स्थूल कोणों तक की कोशिकाएं। ठीक है, स्थूल कोणों तक की क्या है, ये कोशिकाएं हैं। इन स्थूल कोणों तक की कोशिकाओं के साथ में बड़ी ही स्पेशल, बड़ी ही विशिष्ट बात यह होता है बेटा कि इनके पास में क्या देखने को मिलता है, एक बड़े आकार की क्या देखने को मिलती है, अंदर रसधानी देखने को मिलती है। अंदर की तरफ क्या उपस्थित होती है, रसधानी। ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो गई है, रसधानी। यहां पर हमें देखने को मिल रही है, अंदर की तरफ क्या हो गई है, रसधानी उपस्थित होती है। पहली चीज तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन ऊतक के अंदर अंदर की तरफ क्या उपस्थित होती है, रसधानी उपस्थित होती है, रसधानी उपस्थित होती है। ठीक है, बहुत बड़ी रसधानी देखने को मिल रही है। और क्या देखने को मिल रहा है, इन ऊतक के अंदर उपस्थित होता है क्या, इन ऊतक की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है क्या बेटा, केंद्रक। जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा क्या केंद्रक, क्या देखने को मिल रहा है, छोटा सा एक केंद्रक। तो यहां पर इनके पास में हमें देखने को मिला है क्या, केंद्रक देखने को मिला है। इन कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित है, केंद्रक। किसके साइड में उपस्थित है केंद्रक, तो रसधानी के साइड में कौन उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, कौन उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी और स्पष्ट जो बात हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि इन कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, किनारों की हम बात कर रहे हैं। इन कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं बेटा, वहां पर कोई पदार्थ क्या होता है, जमा हुआ होता है। कोशिकाओं के किनारों पर कोई पदार्थ क्या होता है, जमा हुआ। जैसे कि ये जो कोशिकाएं हमें देखने को मिल रही है, इन कोशिकाओं के जो किनारे वाले हिस्से हैं, ठीक है, ये कोशिका, ये कोशिका, ये एक कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, इन कोशिकाओं का जो किनारा, या मैंने कहा क्या, संधि स्थल पर हमें इस तरह की संरचना है, मतलब कोई पदार्थ जमा हुआ देखने को मिलता है। कहां पर, संधि स्थल पर, इनके एकदम कोने पर। ठीक है, कहां पर, कोने पर। कोने क्या हो गए, थोड़े से मोटे हो गए। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, स्थूल कोणोतक। कोण क्या हो गए हैं, कोने क्या हो गए हैं, मोटे हो गए, इसलिए इनका नाम हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्थूल कोणों तक हमारे पास में इसका नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है, कहानी हमें समझ में आ गई है। तो क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, पहली चीज तो इसमें क्या उपस्थित होगी, रसधानी उपस्थित होगी। ठीक है, रसधानी। आइट साइड में क्या होगा, केंद्रक। केंद्रक के अलावा क्या देखने को मिल गई है हमें, कोशिका भित्ति देखने को मिल गई है, कोशिका भित्ति इसके अंदर हो गई है। और क्या देखने को मिल रहा है, इसके जो कोने हैं वो थोड़े से क्या देखने को मिल रहे हैं, मोटे। किनारे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, मोटे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इस कोशिका के अंदर और मृदुतक की कोशिका के अंदर कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में खाली जगह थी, लेकिन यहां पर आपको खाली जगह देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, खाली जगह देखने को नहीं मिल रही। सारी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या है बेटा, चिपकी हुई है। सारी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या है, चिपकी हुई है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, खाली जगह को क्या नाम दे देते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश। तो अंतर कोशिकीय अवकाश जो हो गया है बेटा, वो क्या हो गया है, अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है वो क्या हो गया है, अनुपस्थित हो गया है। ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश जो है वो क्या हो गया है, अनुपस्थित देखने को मिल रहा है। ठीक है, आखिर ये पौधों के अंदर क्या काम करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है बेटा पौधों को क्या करना, यांत्रिक सहारा। ठीक है, इनका काम होते हैं पौधे को क्या करना है, क्या काम करवाते हैं ये पौधे को देते हैं क्या, यांत्रिक सहारा। पहली चीज तो ये क्या कर रहे हैं, यांत्रिक सहारा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यांत्रिक सहारा देना ये क्या होता है, इनका काम होता है। और क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा ये क्या कर देता है, लचीलापन देने का काम करते हैं, लचीलापन देने का
क्या होता है बेटा, काम होता है, लचीलापन देने का इनका काम होता है। ठीक है, ये इनके काम हमें देखने को मिलते हैं, किसके, इस स्थूल कोनोतक के या कोलेंकाइमा के। जो इनका कोना होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो मोटा हिस्सा, ठीक है, मोटा हिस्सा हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। अंतरकोशिकीय अवकाश होंगे क्या, अंतरकोशिकीय अवकाश इनके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, और अंतरकोशिकीय अवकाश इनके अंदर उपस्थित नहीं होते। ये कंडीशन इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि स्थूल कोनोतक की कोशिकाएं आपको किस तरह की दिखाई दे रही है, स्थूल कोनोतक की जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से आपको दिखाई देती हैं, लंबी लंबी दिखाई दे रही है। कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी लंबी होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं का नाम रख दिया है मैंने, ये क्या है, ये स्थूल कोनोतक कोशिका। ठीक है, क्या नाम है इनका, स्थूल कोनोतक कोशिका। ये क्या देखने को मिल रही है, स्थूल कोनोतक कोशिका। यहां पे लिख दिया मैंने स्थूल कोनोतक, कोनोतक क्या है, कोशिका। और स्थूल कोनोतक कोशिका हमें कैसे देखने को मिल रही है, किस तरह की हो रही है भाई साहब, ये देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा लंबी। पहली चीज तो ये क्या हो गई है, लंबी हो गई, किनारे मोटे हैं, ये बात तो आपको पता ही है। और कैसी होती है, ये जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। ठीक है, जीवित होती है, जीवित हमें देखने को मिलती है। नाम हो गया है क्या, स्थूल कोनोतक। क्या करता है, पौधों को क्या काम करता है, ये पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। और क्या कर देता है, ये लचीलापन देता है, पौधों को क्या प्रोवाइड करवा देता है, लचीलापन देने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये आया है कौन, कोलेंकाइमा। देखना जरा, ठीक है, देखना जरा। इसके साथ में कंडीशन, पहली कंडीशन सुनना, पहला वाला पॉइंट थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। पहली चीज तो ये, इस ऊतक की कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, कोशिकाओं के मध्य में बहुत ही कम स्थान उपस्थित होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। ठीक है, पौधे को क्या कर रही है बेटा, यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम कर रही है। और क्या कर रही है, विभिन्न भागों को टूटे बिना लचीलापन लाने का काम करती है, लचीलापन देने का काम होता है। ये जो ऊतक होता है वो पत्तियों का जो एकदम कोना होता है ना, पत्तियों का जो कोना होता है ना, सुनना, जैसे मैंने कहा ये है हमारे पास में पूरी पत्ती, ये क्या है, पूरी की पूरी पत्ती। ये लगी हुई है कहां पर, इस तने से लगी हुई है। किससे लगी हुई है, तने से लगी हुई है। तो ये जो पत्ती जो तने से लगी हुई है, इस पतली सी डंडी किससे लगी हुई है, इस पतली सी डंडी से लगी हुई है। पतली सी डंडी को हम नाम दे देते हैं क्या, पर्णवृंत। इसका नाम होता है क्या, पर्णवृंत इसका नाम होता है। अब होता यह है कि ये जो पत्ती है ना, हवा में इस पर्णवृंत की सहायता से इसे हिलते डुलते हुए रहती है, हिलते डुलते हुए रहती है। हवा तेज ना आए, हवा तेज अगर आए तो ये पत्ती इस पर्णवृंत के चक्कर में टूट ना जाए, टूट ना जाए। इससे बचाने के लिए यहां पर कौन सा ऊतक होता है, कोलेंकाइमा स्थूल कोनोतक होता है। क्यों, स्थूल कोनोतक लचीला होता है, तेज हवा आएगी तो ये पर्णवृंत को क्या कर सकेगा, इसे हिला डुला सकेगा, लचीला हवा में क्या हो सकेगा, हिल डुल सकेगा। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये ऊतक कहां होता है, पर्णवृंत में उपस्थित होता है। कहां पर देखने को मिलता है, पर्णवृंत के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा ऊतक मैंने आपको बता दिया है, कौन सा है, स्थूल कोनोतक या फिर कोलेंकाइमा। थर्ड कंडीशन बेटा हमारे पास में आती है किसकी, दृढ़ ऊतक की। थर्ड कंडीशन हमारे पास में आती है दृढ़ ऊतक की, या फिर इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इसके लेरेनकाइमा हमारे पास में इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसके लेरेनकाइमा हमारे पास में इसका नाम हो जाता है, दृढ़ ऊतक इसका नाम होता है। दृढ़ ऊतक बताऊं उससे पहले ये एक छोटा सा हिस्सा देख लो आप, छोटा सा चित्र देख लो, ये किसका है जरा पहचान करके बताओ। इसके जो कोने हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं बेटा, मोटे हमें देखने को मिल रहे हैं, मोटे इसके कोने हमें देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सा ऊतक है, कोलेंकाइमा हमारे पास में टिश्यू होता है, कोलेंकाइमा। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास में आ रही है किसकी, दृढ़ ऊतक की हमारे पास में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे पास में बात आ रही है किसकी, दृढ़ ऊतक की बात आ रही है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दृढ़, दृढ़ मतलब क्या, दृढ़ता प्रदान करने वाला, ऐसा ऊतक जो कि क्या काम करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा। ऐसा ऊतक जो कि क्या काम करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा। देखना जरा, इस तरह से ये देखने को मिलता है हमें, इस तरह की ये संरचना देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरह की ये संरचना हमें देखने को मिल रही है किसके अंदर, इस दृढ़ ऊतक के अंदर। ये दृढ़ ऊतक की क्या है, कोशिका। इस दृढ़ ऊतक की कोशिका के साथ में कंडीशन ये कि इसकी जो भित्ति होती है ना, इसकी जो भित्ति होती है ना, जो दीवार होती है ना, इस भित्ति के अंदर, दीवार के अंदर, इस भित्ति के अंदर, दीवार के अंदर उपस्थित होता है एक बहुत ही स्पेशल सा केमिकल।
एक बहुत ही स्पेशल सा क्या होता है, केमिकल होता है, स्पेशल सा केमिकल। कौन सा केमिकल होता है? इसके अंदर उपस्थित होता है बेटा लिग्निन। क्या उपस्थित होता है इसके अंदर? लिग्निन। ठीक है, लिग्निन। लिग्निन क्या है? तो लिग्निन एक हमारे पास में होता है क्या, रसायन होता है, केमिकल होता है लिग्निन। ठीक है, तो इसकी जो कोशिका आपको देखने को मिल रही है ये लिग्निन युक्त है, मतलब हम इसको बोल देते हैं ये लिग्निफाइड होती है। कैसी होती है? लिग्निफाइड। बहुत ज्यादा क्या होती है? लंबी होती है। लंबी तो होती है, लंबी होती है। इसके काम की अगर हम बात करें, काम क्या होता है, क्या काम करती है? काम इसका होता है बेटा दृढ़ ऊतक इसका नाम है, और दृढ़ ऊतक इसका नाम है, वैसे ही इसका काम है, ये पौधों को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कठोरता। दृढ़ता को हम क्या बोलते हैं? कठोरता। तो कठोरता प्रदान करना, ठीक है, कठोरता प्रदान करना, ये किसका काम होता है? इस दृढ़ ऊतक का काम होता है। किसका काम होता है? दृढ़ ऊतक का काम होता है। ठीक है, क्लियर है? कहानी समझ में आपको आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं हम? स्क्लेरेन काइमा की हम बात कर रहे हैं। किस तरह से देखने को मिलता है, ये देखो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। लिग्निन युक्त इसकी क्या होती है बेटा? भित्ति होती है। लिग्निन युक्त इसकी क्या देखने को मिलती है? भित्ति देखने को मिलती है। भित्ति कैसी होती है? मोटी भित्ति होती है। अंदर बीच में एकदम खाली छोटी सी क्या होती है? ल्यूमेन होती है। बीच में छोटी सी क्या होती है? ल्यूमेन हमें देखने को मिलती है। तो कंडीशन कुछ ऐसी कि जो हमारा दृढ़ ऊतक होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, कठोरता प्रदान करना है, और कठोरता प्रदान करने के साथ में लिग्निन युक्त इसकी भित्ति होती है। अंतरकोशिकीय अवकाश में से बहुत ही कम या फिर अनुपस्थित बोल सकते हैं। कोशिकाएं कैसी होती है बेटा? मृत कोशिकाएं होती है, थोड़ी सी पतली होती है, और क्या देखने को मिलती है हमें? ये लंबी देखने को मिलती है। कोशिकाएं क्या हो गई? ये मृत होती है। जीवित कोशिकाएं नहीं होती, ये मृत होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, पतली होती है और कैसी होती है? लंबी। क्या काम करती है? पौधे को कठोरता प्रदान करने का, एकदम हार्ड वाला नेचर प्रदान करने का। आपने देखा होगा नारियल एकदम हार्ड होता है, कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या उपस्थित होता है? दृढ़ ऊतक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? दृढ़ ऊतक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने देखा होगा चने का एग्जाम्पल में, ठीक है, चने का एग्जाम्पल अगर मैं लूं, चना जो होता है, चने को फोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो बीज होते हैं उसमें भी कौन सा ऊतक होता है? ये स्क्लेरेन्काइमा होता है। बीज के अंदर स्क्लेरेन्काइमा होता है। फल के अंदर क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा। बादाम को कभी फोड़ करके देखना, आसानी से फूटती नहीं है। क्यों नहीं फूटती है? क्योंकि ये बादाम का जो फल होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। क्यों? उसमें क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा होता है। नारियल आसानी से फूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा हमें देखने को मिलता है। यही कंडीशन इसके साथ में आती है। इसके साथ में जरा ध्यान से सुनते हुए जाना। पहली बात तो ये कि नारियल के रेशे जो होते हैं उसमें कौन सा ऊतक होता है? स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होगी, लंबी और कैसी होती है? पतली। भित्ति क्या होती है? लिग्निन युक्त मोटी भित्ति ये देखने को मिलती है। काम क्या होता है? कठोर और क्या करना? मजबूत बनाने का काम होता है। कहां कहां देखने को मिल सकता है? शिराओं में, फल और बीजों में ये उपस्थित होता है। उन्हें क्या कर देता है? ये कठोर बनाने का काम करता है। इसका काम हो जाता है, उन्हें क्या कर देता है? कठोर बनाने का काम करता है। क्लियर? कहानी समझ में आ गई है? चलिए भाई, आपसे एक बहुत ही सीधा सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक में क्या डिफरेंस है? सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। छोटा सा सवाल पूछा जाता है और इसका एक छोटा सा जवाब है बेटा। सरल जो ऊतक होते हैं, सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक के उदाहरण होते हैं जाइलम, फ्लोएम। यही इसका क्या आता है बेटा? डिफरेंस आता है। ठीक है, यही हमारे पास में इन दोनों के क्या होते हैं? डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ये एक छोटा सा सवाल यदि पूछा जाए तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? मैंने आपको सरल ऊतक के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको जटिल ऊतक के बारे में पढ़ाया। सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक के मैंने अलग अलग प्रकार पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बारे में बता दिया। बात आती है जटिल स्थायी ऊतक की, और उसमें हमारे पास में देखने को मिलता है जाइलम, और बात आती है किसकी? फ्लोएम की। तो हम उन्हीं के बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में आती है किसकी? जाइलम की। जाइलम की कंडीशन आती है। जाइलम दिखाई कैसा देता है? दिखाई कैसे देता है बेटा? जाइलम जटिल ऊतक होता है। जटिल ऊतक मतलब एक से ज्यादा प्रकार की इसमें क्या होती है? कोशिकाएं। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जाइलम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्या? ट्रेकिड्स।
कुछ इस तरह की लंबी लंबी ये संरचनाएं देखने को मिलती है, इनका नाम होता है क्या? ट्रेकिट्स। और क्या देखने को मिलता है? इस तरह की संरचना जिसका नाम होता है क्या? वाहिका। वाहिका के अलावा ये वाला हिस्सा, इसका नाम होता है क्या? जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये 3 से 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। पहला तो आपको क्या नाम आ गया है? ट्रेकिट्स। पहला तो आपके पास में नाम आ गया है क्या? ट्रेकिट्स। ट्रेकिट्स या फिर इसी को हमने नाम दे दिया है क्या? वाहिनिका। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? वाहिनिका। ठीक है, पहला तो हमारे पास में नाम आ गया है क्या? वाहिनिका। जाइलम के अंदर जो पहली कोशिका होती है उसका नाम हो जाता है क्या? वाहिनिका। ठीक है, दूसरा हमारे पास में नाम हो गया है किसका? वाहिका। दूसरी कोशिका हमारे पास में हो गई है क्या? वाहिका। तीसरी हमारे पास में कोशिका हो गई है क्या? जाइलम पेरेन्काइमा। थर्ड कंडीशन हो गई है क्या? जाइलम पेरेन्काइमा हमारे पास में हो गई, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, चौथी हमारे पास में एक और चीज देखने को मिलती है, जाइलम क्या हो गए हैं? तंतु। जाइलम तंतु या फिर इन्हीं को मैंने बोल दिया है क्या? फाइबर। इन 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है कौन बेटा? आपका जाइलम। काम क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पानी जो है, पानी को जड़ों से कहां पहुंचाने का काम करता है? ऊपर पत्तियों तक भेजने का काम किसका होगा? जाइलम का होगा। ये 4 अलग अलग कोशिका वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम तंतु से मिलकर के बनी हुई होती है। जाइलम तंतु से मिलकर के बनी हुई होती है, ये कंडीशन होती है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वाहिनिका है, वाहिनिका, वाहिका और जाइलम जो पेरेन्काइमा होता है बेटा, ये क्या कंडीशन देखने को मिलती है? इन तीनों के जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन तीनों के क्या कंडीशन देखने को मिलती है? तीनों के काम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे वाहिनिका और वाहिका की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वाहिनिका और वाहिका की मैं बात कर रहा हूं। तो वाहिनिका और वाहिका, इनका काम होता है कि पानी और खनिज लवण का ये क्या करेगा? परिवहन। पानी एवं खनिज का क्या किया है इसने? परिवहन किया है। पानी और खनिज का इसने क्या किया है? परिवहन करने का काम किसने किया? वाहिनिका और वाहिका ने किया है। आपसे पूछा जाए कि जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, मैंने कहा था कि पेरेन्काइमा शब्द जहां भी आए उसका काम होगा क्या? भोज्य पदार्थ का संग्रहण। भोज्य पदार्थ का संग्रहण। तो ठीक यही बात मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये जो जाइलम पेरेन्काइमा आप पढ़ रहे हो, ये पेरेन्काइमा शब्द आया मृदुतक, और मृदुतक शब्द कहीं पर आता है तो उसका काम होता है क्या? भोजन का संग्रहण। भोज्य पदार्थ का संग्रहण उसका काम होता है। क्लियर? ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन, यदि कहीं पर तंतु शब्द देखने को मिले, तंतु का मतलब ये होता है, ये क्या करता है? सहारा प्रदान करने का काम। तो ठीक इसी तरह से जाइलम तंतु, इसका काम हो गया है क्या करना? सहारा देना। ठीक है, इसका काम होता है क्या? सहारा प्रदान करना। भाई जाइलम को एकदम लंबा सा पाइप होता है, जड़ से लेकर के ऊपर तक ये देखने को मिलता है, तो इसको एकदम सहारा प्रदान करने का काम कौन करेगा? ये जाइलम तंतु इसको सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। यही चीज मैंने आपको यहां पर बता रखी है। जो जाइलम होता है वो 4 तरह की कोशिका, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम तंतु या रेशे से मिलकर के बना हुआ होता है। ट्रेकिट्स एवं वाहिका, वाहिनिका और वाहिका की बात करें, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसमें कई कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। ट्रेकिट्स एवं वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। काम क्या होता है? पानी और खनिज का परिवहन करना। जाइलम पेरेन्काइमा का काम होता है भोजन का क्या करना? संग्रहण करना। जाइलम फाइबर रेशे का काम होता है क्या? सहारा देने का काम करना। ठीक है, ये काम होता है किसका? सहारा देने का काम होता है किसका? जाइलम फाइबर का, जाइलम रेशे का काम हमें देखने को मिलता है। क्लियर कहानी आपको इतनी समझ में आ चली होगी। अगली बात, हमारे पास में जटिल स्थायी ऊतक में जो अगला नाम आता है वो आता है क्या? फ्लोएम का आता है। कुछ इस तरह की संरचना होती है किसकी बेटा? फ्लोएम की। इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। किसकी? फ्लोएम की हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में एक कंडीशन, इसमें भी बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग कोशिकाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसके पास में एक होती है कंपेनियन सेल, या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या? साथी कोशिका। वो साथी साथ निभाना रहे, तो ये क्या होती है हमारे पास में? साथी कोशिका। और क्या उपस्थित होता है यहां पे? एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, क्या होता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम
पेरेंकाइमा इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को मिलती है, इसके पास में उपस्थित होती है चालनी नलिका। क्या उपस्थित होती है, चालनी नलिका इसके पास में देखने को मिलती है। तो फ्लोएम एक जटिल ऊतक है, और फ्लोएम एक जटिल ऊतक होने के साथ साथ इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कोशिकाओं से यह मिलकर के बना हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर चालनी नलिका होती है, फ्लोएम पेरेंकाइमा होता है, साथ ही कोशिका होती है। और क्या देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को मिल सकता है हमें, इसी के साथ में हमें देखने को मिल सकती है चौथी चीज, फ्लोएम तंतु हमारे पास में देखने को मिला है। क्या, फ्लोएम तंतु वाली बात आज चलिए। ठीक है, इनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। काम क्या होता है, तो पत्ती में जो खाना बना है उसे नीचे लेकर के आने का काम किसका होगा, फ्लोएम तंतु का काम होगा। ठीक है, फ्लोएम तंतु का काम होगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या। ये अलग अलग कोशिकाएं इसके साथ में देखने को मिल गई। क्लियर, इन सब के अंदर इन सब का मिला जुला करके काम होता है, भोज्य पदार्थों को पत्तियों से नीचे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, सुनना, फ्लोएम के अंदर अलग अलग अवयव होते हैं, जैसे चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम रेशो से मिलकर के बना हुआ होता है। चालनी नलिका क्या होती है बेटा, छिद्रित भित्ति वाली होती है, और नली के जैसी ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, छिद्रित होती है, इसके अंदर बीच बीच में क्या उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। कार्य क्या होता है, तो पत्तियों से भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक लेकर के जाने का काम करता है। जो फ्लोएम रेशे हैं, इसको छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होता है। इस फ्लोएम रेशे की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये मृत हो गया है। बाकी सब की सब क्या होती हैं, जीवित 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 होती हैं। बाकी सब की सब ये कैसी हो जाती है बेटा, जीवित वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। तो आपने अभी तक पढ़ा है किसके बारे में, पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक में आपने अलग अलग प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, पहला तो पढ़ा था वृद्धि ऊतक, और दूसरा होता है हमारे पास में स्थायी ऊतक। वृद्धि ऊतक के हमने प्रकार पढ़े। वृद्धि ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का, पहला था हमारे पास में क्या, शीर्षस्थ, दूसरा था पार्श्व, और तीसरा था क्या, अंतर्विष्ट। ठीक है, स्थायी ऊतक में हमने 2 प्रकार पढ़े, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के मैंने आपको 3 प्रकार बताए, मृदूतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक की अगर बात करें, इसके मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एक तो जाइलम और एक क्या हो गया है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वाली बात हो चली। तो ये कंडीशंस हमारे पास में देखने को मिलती है, किसमें, हमारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिली है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिली है। ठीक है मेरे लाल, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये सारे के सारे किसके टिश्यू थे बेटा, प्लांट के टिश्यू थे। मतलब ये किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। पादप के अंदर उपस्थित ये सारे के सारे क्या होते हैं, टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर चीज आपको यहां तक समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे एनिमल्स के बारे में, मतलब कि जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऊतक, जंतु ऊतक की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, जंतु ऊतक की हम बात कर रहे हैं। जंतु ऊतक के अंदर बेटा सबसे पहली हमारे पास में कंडीशन ये आती है कि जो जंतु ऊतक होते हैं ना, इसमें 2 अलग अलग प्रकार, जंतु ऊतक के साथ में कंडीशन ये कि हमारे पास में 2 अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, जंतुओं के अंदर। पहला तो क्या हो गया हमारे पास में, एपिथेलियम टिश्यू। पहला हमारे पास में नाम आया है क्या, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक हमारे पास में नाम आया। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू या फिर एपिथेलियम ऊतक हमारे पास में नाम आया। ये होते क्या है, दिखते कैसे, इन सब की हम बात करते हैं। सुनना जरा ध्यान से, पहली चीज तो जरा ध्यान से सुनना। जंतु के शरीर को ढकने या फिर सुरक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं क्या, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या, ये हमारे शरीर को ढकने का काम करेगा या फिर सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं, ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और जो गुहिका होती है ना, उसको ढकते हैं। मतलब शरीर के अंदर बहुत सारे अंग के चारों तरफ उपस्थित होता है कौन सा ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है, सटी रहती है, एकदम पास पास होती है, बहुत ही ज्यादा पास पास होती है। जब पास पास होंगी तो इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है, तो कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है उसी को हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। ये पास पास में होती है, इसलिए इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत ही कम होता है, ये देखने को मिलता है। सभी एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं वो नीचे की तरफ एक रेशेदार झिल्ली इनके उपस्थित होती है।
जितने भी एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनके नीचे हमें एक झिल्ली देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यहां पर अलग अलग मैंने एपिथेलियम टिश्यू आपको बता रखे हैं। इन अलग अलग एपिथेलियम टिश्यू के अंदर देखो नीचे के तरफ आपको एक इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। ये क्या देखने को मिल रहा है, हमें झिल्ली देखने को मिल रही है। ये क्या देखने को मिल रही है, झिल्ली। ये क्या है, नीचे झिल्ली है। तो एपिथेलियम टिश्यू के नीचे की तरफ क्या उपस्थित होती है बेटा, झिल्ली उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, झिल्ली उपस्थित होती है। किसके नीचे, एपिथेलियम टिश्यू। चाहे कोई सा भी एपिथेलियम टिश्यू हो उसके नीचे झिल्ली उपस्थित होती है। क्लियर। एपिथेलियम टिश्यू कहां कहां होते हैं, त्वचा में होता है, मुंह में होता है, आहार नली, रक्त की जो नली होती है, रक्त वाहिनी या फिर नली, इसके अलावा फेफड़ों के अंदर और हमारी जो किडनी है वहां की जो नली होती है वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये 4 अलग अलग आपको यहां पे प्रकार देखने को मिल रहे हैं। किसके, एपिथेलियम टिश्यू के। एपिथेलियम टिश्यू के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, 4 अलग अलग प्रकार। आप देखेंगे कि ये एपिथेलियम टिश्यू 4 अलग अलग प्रकार के आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्या है बेटा, अलग अलग प्रकार की। कोशिकाएं जो है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की। पहला जो ऊपर वाला सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है टिश्यू, सबसे पहला आपको ऊपर की तरफ ये टिश्यू देखने को मिल रहा है। इसकी कोशिकाएं अलग दिख रही है, ये वाली कोशिकाएं अलग दिख रही है, यहां पर कोशिकाएं अलग दिख रही है, यहां पर कोशिकाएं क्या हो रही है, अलग दिख रही है। तो एपिथेलियम टिश्यू को हम उनकी जो संरचना है, एपिथेलियम टिश्यू को हम उसकी संरचना के आधार पर क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में आता है क्या, सिंपल स्क्वेमस, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, सरल सल्की। इसका नाम हो जाता है क्या, सरल सल्की। हमारे पास में नाम हुआ है एपिथेलियम, सरल सल्की एपिथेलियम इसका नाम हो गया। सरल सल्की एपिथेलियम की बात करें तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी हमें क्या देखने को मिल रही है, कोशिकाएं देखने को मिल रही है सरल सल्की एपिथेलियम कोशिका के अंदर। ठीक है, ये कैसी होती है, तो ये एकदम चपटी होती है, एकदम फ्लैट होती है, एकदम चपटी होती है। दूसरी कंडीशन, यदि ये सरल सल्की एपिथेलियम की कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर एकदम ऐसे तिक्सी के फॉर्म में क्या होते जाए, जमते हुए जाए। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कौन सी, सरल सल्की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ रही है, तो कुछ इस तरह का हमें संरचना देखने को मिलती है। बहुत सारे सरल सल्की एपिथेलियम एक के ऊपर एक जब आने लगते हैं तो ये बनाता है क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, स्तरित। इसका नाम हो जाता है स्तरित, स्तरित एपिथेलियम इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अलग अलग स्तर के रूप में देखने को मिल रहा है, इसलिए नाम हो गया है स्तरित एपिथेलियम, नाम हो गया। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास में टाइप हो गया है क्या, सरल सल्की। दूसरा हमारे पास में टाइप हो गया है क्या, स्तरित वाला हो गया। तीसरा हमें कंडीशन देखने को मिलती है क्या बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल। तीसरी हमें कंडीशन देखने को मिल रही है क्या, सिंपल क्यूबॉइडल वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। चौथी होती है सिंपल कॉलमनर, कॉलम के जैसी, कैसे देखने को मिल रही है, कॉलम के जैसी, स्तंभ के जैसी बड़ी 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 देखने को मिल रही है, इसलिए इसका नाम हो गया है क्या, स्तंभाकार। नाम हो गया है क्या, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू हमारे पास में इसका नाम हो गया। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल, या फिर मैंने इसका नाम दे दिया है क्या, सरल घनाकार, घन के आकार का है इसलिए इसका नाम हो गया है क्या, घनाकार। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला कौन सा प्रकार था हमारे पास में, सरल सल्की एपिथेलियम। दूसरा कौन सा है, घनाकार एपिथेलियम। तीसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम, और चौथा है क्या, स्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, हमने किस आधार पर बांटा, तो संरचना के आधार पर। कितने प्रकार के थे ये, 4 प्रकार के थे। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि जो 4 अलग अलग प्रकार है, इसमें सबसे पहला वाला जो प्रकार होता है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, सरल सल्की एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, आहार नली के अंदर। आहार नली मतलब हमारे मुंह से स्टार्ट हुआ पूरा ही पूरा ये भोजन पाइप, आमाशय वाला ये जो पूरा अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आहार नली। आहार नली में कौन सा होता है, सरल सल्की एपिथेलियम। मुंह में कौन सा होता है, सरल सल्की एपिथेलियम। रक्त नलिका में
और कुपिकाओं का जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, सरल सल्की इपिथीलियम होता है। कुपिकाएं क्या होती है सर जी, बेटा फेफड़ों के अंदर ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना होती है और उसी को हम बोलते हैं क्या, कुपिका। वहां पर कौन सा ऊतक होता है, सरल सल्की इपिथीलियम। जब सरल सल्की इपिथीलियम एक के ऊपर एक आ जाते हैं तो हमारे पास में बनता है क्या, स्तरित सल्की इपिथीलियम बनता है। ये कहां पर उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, त्वचा के अंदर ये उपस्थित होता है। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम ये उपस्थित होता है बेटा किडनी के अंदर, किडनी की नली में, लार ग्रंथि में। जो आपकी लार बन रही है ना, सलाइवा को बनाने के लिए होता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि होती है, वहां पर कौन उपस्थित होता है, घनाकार एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम होता है कहां पर, आंत्र में और श्वास नली में। जो आपकी सांस लेने वाली नली होती है जिससे कि हम बोलते हैं क्या, श्वास नली। सांस लेने वाली नली हमारे पास में नाम हो गया उसका क्या, श्वास नली। उस श्वास नली के अंदर उपस्थित होती है क्या, स्तंभाकार एपिथेलियम उपस्थित होता है। ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम देखने को मिलता है। क्लियर, कहानी इतनी आपको समझ में आ चली है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जंतुओं में ऊतक, और जंतुओं में जो ऊतक है इसके हमने अलग अलग प्रकार पढ़े। 4 अलग अलग प्रकार हमारे पास में हो गए। पहला तो था सरल सल्की, दूसरा था घनाकार, तीसरा है स्तंभाकार और चौथा है हमारे पास में क्या, स्तरित। ठीक है, जंतु ऊतक बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियम पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास में ऊतक आता है बेटा कौन सा, संयोजी ऊतक। दूसरा हमारे पास में नाम आया है किसका, संयोजी ऊतक। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम होता है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या, ऐसे ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब क्या, ऐसे ऊतक जो कि हमारे शरीर के अंदर एक अंग को दूसरे अंग से, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। उन्हीं को हम नाम दे देते हैं क्या, संयोजी ऊतक। उदाहरण के तौर पर आपका घर आपके मामा के घर से जुड़ा हुआ है, मामा के घर का जो शहर है उससे जुड़ा हुआ है। किस वजह से जुड़ा है, क्योंकि आप दोनों के घर के बीच में क्या उपस्थित है, रोड उपस्थित है। तो रोड आपके घरों के बीच में क्या कर रही है, कनेक्शन देने का काम कर रही है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। शरीर के अलग अलग अंगों को जोड़ने वाले ये जो ऊतक होते हैं इन्हीं को हम नाम दे देते हैं क्या, संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक। इनके साथ में एक कंडीशन है, संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, बहुत कम जुड़ी हुई होती है। ठीक है, बहुत कम जुड़ी हुई होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अंतर कोशिकीय अवकाश में, अधात्री में क्या होती है, धसी हुई रहती है। और ये जो अधात्री है वो जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हमें देखने को मिल सकती है। संयोजी ऊतक की बात करें तो इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। संयोजी ऊतक की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर बेटा जो रक्त होता है ये आपका क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक। रक्त के अंदर अलग अलग चीजें होती है। रक्त के अंदर आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिका, और क्या देखने को मिलता है, पानी की जैसा पीला पीला पदार्थ देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। नाम होता है उसका क्या, प्लाज्मा। आखिर ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड के बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं बेटा। क्या काम होते हैं, पहली चीज तो ये कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन आपने ली है ना, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजना, पूरे शरीर में भेजने का काम किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। आपने जो खाना खाया वो पेट के अंदर गया, पेट से उस खाने को, उस ग्लूकोज को भेजना है कहां पर, मस्तिष्क में भेजना है। तो किसके द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा ही जाएगा। तो कंडीशन ये कि ब्लड का काम होता है, ये एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। और क्या देखने को मिलता है, इसकी जो अधात्री भाग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। इसके अंदर लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स उपस्थित होती है। ठीक है, काम क्या होता है, तो शरीर में गैसों का, पचे हुए भोजन का या हार्मोन का या फिर जो हानिकारक चीजें हैं उनको एक जगह से ये कहां ले जाता है, दूसरी जगह तक ले जाने का काम किसका होता है, रक्त का होता है, आपके ब्लड का होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास में आती है क्या, अस्थि। अस्थि मतलब क्या, बोन, हड्डियां। हड्डियां भी आपकी क्या है, संयोजी ऊतक, लेकिन ये कठोर होती है, ठोस होती है। ठीक है, हड्डियां आपके शरीर की क्या होती है, संयोजी ऊतक, एक अंग को दूसरे अंग मतलब शरीर को जोड़ने का काम करती है। कौन, हड्डियां। हड्डियां सफेद होती है भाई साहब, और इसके अंदर उपस्थित होता है क्या बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है किसके अंदर, हड्डियों के अंदर, अस्थियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अस्थि जो है वो एक संयोजी ऊतक है।
इसकी कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी रहती है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस, सॉरी मैंने मैग्नीशियम बोला था, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो ऊतक होता है मजबूत एवं क्या होता है, कठोर होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से CaP से बना हुआ होता है, मैग्नीशियम तो दांतों के अंदर होता है। ठीक है, तो अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती है और ये जो ऊतक होता है मजबूत और कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, इसके साथ में कंडीशन की बहुत सारी हड्डियां अस्थियां आपस में मिलकर के एक पूरा की पूरा हमारा कंकाल बना देती है, जो हमें क्या दे रही है, आकार दे रही है। आप सोच लो कि हमारे शरीर का जो आकार है एकदम सीधा, वो किसकी वजह से, इन हड्डियों की वजह से होता है। किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, मांसपेशियों को, शरीर के मुख्य अंगों को क्या करती है, सहारा देती है। ठीक है, यहां पे आपकी हड्डी है और हड्डी के ऊपर ही क्या है, मसल्स है, मांसपेशी है। क्या है, मांसपेशी। तो हड्डियों का काम हो गया कि ये मांसपेशी को और आपके शरीर के जो बाकी के अंग होते हैं उन्हें क्या करेगी, सहारा देने का काम करती है। कौन, हड्डी, अस्थियां। ठीक है, चलिए भाई, और क्या संयोजी ऊतक का और एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास में, उपास्थि। इसका एग्जाम्पल हो गया है उपास्थि, या इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, उपास्थि या फिर कार्टिलेज की बात करें, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और इनकी कोशिकाओं के बीच स्थान, पर्याप्त स्थान होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और शर्करा से बनी हुई होती है। कहां पर देखने को मिलती है, नाक में। आप ये देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा होता है नाक का, ये वाला क्या उपस्थित है, उपास्थि। आप ये देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या है, उपास्थि है, कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई होती है। उपास्थि का काम होता है कि अस्थि के जो जोड़ होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, चिकना। यहां पे नाक के पास में हड्डी है, वो हड्डी को ऊपर से घेर रखा है किसने, कार्टिलेज ने। इसकी वजह से ये एकदम चिकनी हो गई या फिर सॉफ्ट हो गई। यहां पर भी ये क्या हो गया है, एकदम सॉफ्ट, एकदम लचीला बनाने का काम किसने किया, उपास्थि ने किया, कार्टिलेज ने किया। क्लियर कहानी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या, लिगामेंट या फिर अस्थि बंधन तंतु, इसको हम बोलते हैं। बेटा होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर दो अलग अलग हड्डियां हैं, दो अलग अलग हड्डियां। जैसे मैंने कहा, एक ये हड्डी है, ये एक हड्डी है आपके शरीर के हाथ की, ये हड्डी है। ठीक है, आपके शरीर के जो हाथ है, ये हाथ की क्या है, एक हड्डी। तो शरीर के अंदर जो दो अलग अलग हड्डियां होती है, इन हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है, हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है, हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। ये यहां पर दोनों हड्डियों के बीच में इस तरह से धागे की जैसी संरचना उपस्थित होती है और इस धागे जैसी संरचना को हम नाम दे देते हैं क्या, लिगामेंट। क्या करता है, ये दो अलग अलग हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा लिगामेंट करता है। ठीक है, लिगामेंट ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लचीला होता है और मजबूत होता है। बहुत ज्यादा लचीला और कैसा देखने को मिलता है, मजबूत हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन आता है हमारे पास में क्या, टेंडन। लिगामेंट और क्या हुआ, टेंडन। हमारी हड्डी के ऊपर, इस हड्डी के ऊपर उपस्थित होती है क्या, मांसपेशी। इस हड्डी के ऊपर यहां पर उपस्थित होती है क्या, मांसपेशी। तो हड्डी के ऊपर मांसपेशी है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़े रखने का, चिपकाए रखने का काम किसका होता है, टेंडन का होता है। किसका होता है, टेंडन। तो टेंडन का काम होता है ये अस्थियों को मांसपेशी से, अस्थियों को मांसपेशी से जोड़े रखने का काम करती है, जोड़े रखने का ये काम करती है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा किसके, संयोजी ऊतक के। दो अलग अलग स्पेशल टाइप के संयोजी ऊतक होते हैं, जैसे कि एक होता है बसामय ऊतक, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, बसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू के साथ में कंडीशन ये कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वसा संग्रहित होती है। वसा, फेट जो होता है ना, फेट इसके अंदर भरी हुई होती है, इसलिए इसका नाम होता है क्या, वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू। उदाहरण के तौर पर बेटा जो ठंडी जगह पर रहने वाले हैं, जैसे गहरे समुद्र के पानी में रहने वाली जो मछलियां होती है, इनमें ये एडिपोज टिश्यू ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, वो उष्मीय कुचालक होता है। मतलब बाहर बहुत ठंडा पानी अगर उपस्थित है समुद्र में, तो मछली के शरीर को उस पानी के टेम्परेचर से बचाए रखने का काम कौन कर रहा है, ये वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू कर रहा है। ठीक है, तो जो व्हेल वगैरह हो गई या फिर जो गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में सातवां एग्जांपल आता है क्या, एरियोलर संयोजी ऊतक।
ये जो एरियोलर संयोजी ऊतक है, ये हमारे शरीर के अंदर जो खाली जगह है उसको भरने का काम करता है और ये क्या कर देता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर में कहीं पर भी खाली जगह है तो उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, एरियोलर टिश्यू सहारा देता है और क्या कर देता है, ये ऊतकों की मरम्मत में भी क्या करेगा, सहायता प्रदान करने का काम करेगा। ऊतकों की मरम्मत में सहायता कौन देता है, एरियोलर टिश्यू प्रदान करता है। कोई ऊतक यदि टूट गया उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, हमारा एरियोलर टिश्यू उसकी रिपेयरिंग करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास में थर्ड प्रकार आता है बेटा किसका, हमारे पेशीय ऊतक का। थर्ड हमारे पास में कंडीशन देखने को मिलती है क्या, पेशीय ऊतक। मैंने आपको कहा कि जो जंतु ऊतक होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहली कंडीशन हमें जंतु ऊतक की देखने को मिली थी क्या, ये सल्की एपिथेलियम या फिर हमारे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू हमारे पास में देखने को मिलते हैं। दूसरी हमारे पास में कंडीशन ये देखने को मिली, संयोजी ऊतक की। तीसरी हमारे पास में जो ऊतक आता है जंतु ऊतक, वो आता है कौन सा, हमारा पेशीय ऊतक, या फिर इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इसका हमारे पास में नाम हुआ है। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें बेटा, मसल्स, जो मसल्स बोलते हो ना, मांसपेशी, वही क्या है, आपकी पेशीय ऊतक है। मसल्स या फिर जो आपकी मांसपेशी है ना, वही क्या होती है आपकी, पेशीय ऊतक होती है। और जो पेशीय ऊतक होते हैं ये अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि कुछ पेशीय ऊतक बेटा वो आपकी इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, जो पेशीय ऊतक आपकी इच्छा के हिसाब से काम करे उसे हम बोल देते हैं क्या, ऐच्छिक ऊतक, उसका नाम हो जाता है ऐच्छिक। जो आपकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा उसे हम बोलते हैं क्या, अनैच्छिक। एक बात ध्यान रखना कि जहां भी आपके शरीर में गति हो रही है, जहां पर भी गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, गति वाली जगह पर कौन उपस्थित होती है, मांसपेशी उपस्थित होती है। ठीक है, आपके शरीर में कहीं पर भी गति अगर हो रही है तो वहां पर कौन देखने को मिलेगा, हमें मांसपेशी या फिर पेशी ऊतक देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको चलना है तो पैर की जो पेशी है वो क्या करेगी, गति करेगी। पैर की जो पेशी है वो क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, पैर की पेशी गति कर रही है, आपको चलाने का काम कर रही है। क्या पैरों की पेशी आपकी इच्छा के हिसाब से काम कर रही है, इच्छा के हिसाब से काम कर रही है? यदि इच्छा के हिसाब से काम करेगी तो हम बोलेंगे क्या है, ऐच्छिक है। यदि हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करेगी तो हम नाम दे देंगे ये क्या है, अनैच्छिक है। ठीक है, सर जी हमारा मन हुआ चलने का तो हम तो चल लेंगे, मतलब हमारी इच्छा के हिसाब से हम तो काम कर रहे हैं, मतलब पैरों की पेशी कैसी हो गई है, ऐच्छिक पेशी हो गई। ठीक है, आपका हार्ट धड़क रहा है, आपने कहा कि भाई 1 घंटे के लिए धड़कना बंद हो जा, क्या आपका हार्ट आपकी बात मानेगा? नहीं, आपका हार्ट आपकी बात नहीं मानेगा। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, आपकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा। मतलब हार्ट के अंदर कौन सी पेशी हो गई है, अनैच्छिक पेशी हो गई। ठीक है, तो पेशियां बेटा अलग अलग प्रकार की होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक तो हो गया हमारे पास में ऐच्छिक, अनैच्छिक हो गई, या फिर इसके 3 अलग अलग मेजर टाइप होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास में आती है क्या, कंकाल पेशी। कौन सी पेशी आती है, कंकाल। ऐसी पेशियां जो कि हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई होती है, हमारे कंकाल तंत्र से या फिर हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, कंकाल पेशी नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा होती है क्या, हृदय पेशी। ऐसी पेशियां जो हमारे हृदय में होती है, हमारे हार्ट में होती है, उनका नाम होता है क्या, हृदय पेशी, हार्ट की मसल्स हो गई। ठीक है, और हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली जो पेशियां होती है उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, चिकनी पेशी इनका नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, चिकनी पेशी इनका नाम होता है। ठीक है, पहली चीज तो ध्यान रखना, कंकाल पेशी मतलब क्या होगी, कहां पर उपस्थित होगी, कंकाल पेशी कहां पर उपस्थित होगी, यह हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, और शारीरिक गति में क्या करती है, सहायता देती है। इसीलिए इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, कंकाल पेशी नाम दे रहे हैं। हृदय पेशी कहां पर उपस्थित होती है, हृदय में उपस्थित होती है। चिकनी पेशी कहां पर होती है, आंखों की पलकों में होती है, आपकी मूत्र वाहिनी में होती है, जो आपकी यूरिन की मूत्र की जो नली होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। आपके फेफड़ों की जो नली होती है, फेफड़ों की जो श्वसनी होती है वहां पर देखने को मिलती है। आपका जो ब्लड का पाइप है उसमें भी देखने को मिलती है कौन सी पेशी, चिकनी पेशी। ठीक है, क्लियर है क्या? अब मैंने कहा कंकाल पेशी आपकी हड्डियों में होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ये आपको चलाने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। आपका चलने का मन हुआ, आप चलने लगे,
ठीक है, आप चलने लगे, मतलब ये आपके हिसाब से काम कर रही है। तो कंकाल पेशी कैसी होती है बेटा? ऐच्छिक होती है, आपकी इच्छा के हिसाब से काम करती है। हृदय पेशी कैसी होती है? ये आपकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करती, मतलब ये अनैच्छिक पेशी होती है। अनैच्छिक पेशी ये देखने को मिलती है। ठीक है, बात आती है चिकनी पेशी की। कहां पर होती है? आहार नाल, हमारे पेट के अंदर कौन सी पेशी होती है? चिकनी पेशी होती है। खाना गया, उस खाने को पचाने का काम इन चिकनी पेशियों का, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा ऐसा पूरा मिक्स करने का काम किसका होता है? चिकनी पेशी का। खाना आपने खाया, वो अपने आप पचेगा, अपने आप पचेगा। आहार नाल में अंदर खाना गया, अपने आप पचेगा। आहार नाल आपका अपने आप क्या कर रहा है? गति कर रहा है। आपकी इच्छा के हिसाब से गति होगी क्या? नहीं, आपकी इच्छा इसमें कोई मायने नहीं रखती। तो ये कौन सी पेशी हो गई है? अनैच्छिक पेशी हो गई। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, कंकाल पेशी कैसी होती है? ऐच्छिक पेशी होती है। चिकनी पेशी की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? अनैच्छिक पेशी हमें होती है। हृदय पेशी की बात करें तो ये भी कैसी होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है, हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं करती। ठीक है बेटा जी, कहानी समझ में आ गई है। कंकाल पेशी के साथ में कंडीशन है कि ये एक लिमिट तक काम करती है। ठीक है, आप तेजी से दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 आधे घंटे दौड़ लिए, उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपके पैर अपने आप रुक जाएंगे। अपने आप क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंकाल पेशियों की काम करने की एक लिमिट है, और उस लिमिट के बाद में ये काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। कौन? कंकाल पेशियां। आपकी जो चिकनी पेशी है, इनके पास में कंडीशन ये है कि ये इनकी थोड़ी सी काम करने की लिमिट थोड़ी सी ज्यादा, किसके कंपैरिजन में? कंकाल पेशी के कंपैरिजन में थोड़ी सी लिमिट क्या होती है? ज्यादा। पर हमेशा तो ये भी काम नहीं कर सकती, कभी ना कभी तो ये भी थक जाएगी। लेकिन जो हृदय पेशी होती है बेटा, ये निरंतर जिंदगी भर काम करते रहती है, इसमें कभी भी थकान नहीं होती। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो कंकाल पेशी होती है, इसकी कार्य क्षमता हमें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत जल्दी ये क्या हो जाती है? थक जाती है। चिकनी पेशी थोड़ी सी कार्य क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन हृदय पेशी जो होती है वो लंबे समय तक, जीवन भर तक काम करती रहती है। आपका हार्ट कभी भी रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी हृदय पेशी निरंतर काम कर रही है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। आप जब इन पेशियों को देखोगे, जैसे कि आपके हार्ट के अंदर है हृदय पेशी, पैरों के अंदर है कंकाल पेशी, आपके आहार नली में है कौन सी पेशी? स्मूथ पेशी। आप जब इन पेशियों को देखोगे तो इन पेशियों के ऊपर बेटा हल्की हल्की सी क्या देखने को मिलती है? लाइंस देखने को मिलती है। लाइंस मतलब क्या होती है? धारियां, धारियां। तो जो हृदय पेशी होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हृदय पेशी। हृदय पेशी की अगर हम बात करें, इसको जब आप सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखोगे तो इसमें क्या उपस्थित होगी? धारियां उपस्थित होगी। कंकाल पेशी को सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको इसमें धारियां उपस्थित देखने को मिलेगी, लेकिन चिकनी पेशी के अंदर आपको धारियां देखने को नहीं मिलती। कोई भी इसके अंदर धारियां नहीं होती है। ठीक है, धारियां नहीं होती। हृदय पेशी में आप देखो, एक अकेली ये पेशी है, पूरी की पूरी ये अकेली पेशी है। इस अकेली पेशी से क्या निकली है? एक ब्रांच निकली है। इस अकेली पेशी से क्या निकली है? ब्रांच। देखो इधर की तरफ ब्रांच निकली, यहां से ये ब्रांच निकली, यहां से ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांच। हृदय पेशी में आपको ब्रांच देखने को मिलती है, मतलब शाखाएं उपस्थित होती है, लेकिन इनके अंदर बेटा शाखाएं देखने को नहीं मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो कंकाल पेशी होती है ये लंबी होती है और शाखा रहित होती है, कोई शाखा इसमें उपस्थित नहीं। चिकनी पेशी हमें लंबी देखने को मिलती है, इसका आखिरी सिरा जो होता है वो नुकीला होता है। हृदय पेशी जो होती है वो शाखाओं वाली होती है। ठीक है, और कैसी होती है? बेलन के आकार की देखने को मिलती है, बेलन के आकार की। तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में? हमारे पेशीय ऊतक के बारे में। किसके बारे में? पेशीय ऊतक के बारे में। अगली कंडीशन, हमारे शरीर के अंदर एक और ऊतक होता है जिसका नाम होता है या तंत्रिका ऊतक। उसका नाम होता है क्या बेटा? तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक जो है ये बना हुआ होता है किससे? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका ऊतक बना हुआ होता है किससे? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका होती क्या है? तंत्रिका कोशिका, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? न्यूरॉन्स। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? न्यूरॉन्स हमारे पास में नाम होता है। देखना, इस तरह से कुछ अलग अलग कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर उपस्थित है, लंबी, और ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आपके शरीर की सबसे क्या है? ये लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। क्या नाम है इसका? तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका नाम हो गया क्या? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका आपके शरीर के अंदर
कोई भी संकेत एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का क्या करती है, काम करती है। संकेत को एक जगह से क्या करना, दूसरी जगह लेकर के जाना, ये काम होता है किसका, इस तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के साथ में एक कंडीशन, पहली चीज तो इसके ये लंबे लंबे ये वाली जो संरचनाएं होती है इनका नाम होता है क्या, दुम्बरिका। इन संरचनाओं का नाम हो जाता है क्या, दुम्बरिका। इनका नाम हो जाता है क्या, दुम्बरिका। बीज वाला जो पूरा गोला वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, इस गोले वाले हिस्से को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, कोशिका काय। इसका नाम हो जाता है क्या, कोशिका काय इसका नाम हो जाता है। ठीक है, कोशिका काय इसका नाम हो गया। साइटोन इसका नाम हो गया। साइटोन के अंदर यहां पर क्या उपस्थित होता है, एक केंद्रक। साइटोन के अंदर यहां पर क्या उपस्थित हो गया बेटा, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये जो लंबी सी पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, इस लंबी सी पूंछ वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं क्या है, ये तंत्रिकाक्ष। ये हमारे पास में हो गया तंत्रिकाक्ष। और ये जो आखिरी वाला हिस्सा है इसे हम नाम दे देते हैं, ये तंत्रिका का क्या हो गया है, अंतिम सिरा। ये देखने को मिला है, तंत्रिका का अंतिम सिरा देखने को मिला है। तंत्रिका का अंतिम सिरा देखने को मिला है। ये कंडीशन होती है इस तंत्रिका कोशिका के साथ में। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यही कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी। और जब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक ऊतक बनता है जिसका नाम होता है क्या, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ऊतक बना। इस ऊतक का हमारे पास में नाम हो गया है क्या, तंत्रिका ऊतक हमारे पास में नाम हो गया। ठीक है, क्लियर है। तंत्रिका कोशिकाएं जब आपस में जुड़ गई तो हमारे शरीर में एक ऊतक बना, नाम हो गया क्या, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, क्लियर। तंत्रिका ऊतक का काम होता है कि शरीर के अंदर अलग अलग सूचनाओं का क्या करना, परिवहन। आपको कोई चीज टच हुई तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक भेजने का काम कौन करेगा, ये तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका ऊतक करेगी। इनका सीधा संपर्क सीधा लेन देन होता है किससे, मस्तिष्क से। ये सीधा की सीधा लेन देन करती है। ठीक है, सीधा सीधा इनका क्या चलता है, लेन देन। कोई भी चीज अगर हमें गर्म लगी तो ये संकेत को कहां भेजेगी, मस्तिष्क पर। किसी ने हमें छुआ तो ये संकेत को कहां भेजेगी, मस्तिष्क के पास में। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने पढ़ा है कि जो जंतु ऊतक हो गए वो 4 अलग अलग प्रकार के, एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और क्या हो गया, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार की हमें कंडीशंस देखने को मिल गई। ठीक है, यहां पर ये सारा की सारा जो चैप्टर है हमारा वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सारे ऊतक को हमने क्या किया है, देखा है। सारी चीजों को हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और सारी चीजों को बार बार रिवाइज कीजिएगा। सारी चीजें आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।